हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 192 के जवाब लेकर। इसमें व्यूज़ और वीडियो से ज़्यादा आए हैं, इसलिए कमेंट्स भी ज़्यादा हैं। अगेन कोशिश करूँगी कि पूरे के पूरे सारे कमेंट्स के जवाब दे दूँ। फिर भी अगर कोई छूट गया तो देखते हैं, एंड में बताऊँगी, या तो पार्ट 2 आएगा या फिर मैं उनके टेक्स्ट में जवाब दूँगी। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शादी के बाद में मायके से कोई चीज़ चाहे पैसे में लूँ, परिवार मम्मी पापा को छोड़कर परिवार वालों को इतना गुस्सा आता है कि क्यों लेकर जाती है। घर जाए 1 साल होने वाला है, फिर नहीं जाने की बात करती हूँ तो ताऊ और बाकी बोलते हैं अभी क्यों आ रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जब बच्चों की छुट्टी होती है तब तो नहीं बोलते कि अब आजा, बहुत बुरा लगता है। तो देखो, इसमें ना आप अपने पेरेंट्स का देखो बस कि उनका क्या रिएक्शन है। एक्सटेंडेड फैमिली या ताऊ चाचा अगर कुछ कह भी रहे हैं, सही देखें तो उनकी राय कोई मायने नहीं रखती। ऑब्वियसली बुरा लगता है, लेकिन आप उनको इग्नोर ही करो, क्योंकि आप उनके ऊपर नहीं जा रही, आप अपने पेरेंट्स की वजह से जा रही हो। कल को अगर आपके पेरेंट्स उस घर में ना रहें, कहीं और रहने लगे, तो आप उनसे मिलने कितना जाओगे, है ना। तो बस उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं, पर आपको ना इग्नोर ही करना चाहिए। आप अपने मन को समझाओ कि मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ, एंड दैट्स इट। कोई क्या कह रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। चलो ये बताइए, झूठे हस्बैंड का क्या करा जाए। हस्बैंड महीने में 15 दिन ड्रिंक करते हैं और उस टाइम कुछ भी खर्च नहीं उठाते घर का। मैं जैसे तैसे मैनेज कर लेती हूँ, पर सब रिश्तेदारों को फ़ोन करके कहते हैं मैं इतने पैसे देता हूँ, मैं सोडा लाया पकाया नहीं, जबकि 4 बार खाकर बैठे होते हैं। अच्छा, तो जिन जिन रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे होते हैं, आप भी अपने फ़ोन से उन्हीं रिश्तेदारों से फ़ोन में टच में रहा करो। थोड़ा सा गाहे बगाहे अपनी साइड भी बताते रहा करो। और दूसरी चीज़, अगर वो 15 दिन घर में खर्च कुछ भी नहीं देते और उस टाइम पे आप कैसे कैसे मैनेज कर लेती हो, तो ये एक तो आप अच्छे से घर मैनेज कर रही हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि यानी कि जब वो देते हैं तब वो उस हिसाब से कर देते होंगे। और दूसरा एक होता है, देखो पॉजिटिव भी है इसमें, नेगेटिव भी है। आप मैनेज कर लेती हो, उनको पता है कि 15 दिन नहीं दूंगा तो भी ये कर लेगी, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप करो ही ना। बाकी ये है, देखो झूठे आदमी का हस्बैंड हो या कोई और रिश्तेदार हो, सीधी सी बात है, अगर हमें सब पता है सामने वाला झूठ बोलता है, इसकी आदत है झूठ बोलना, तो हमारी एक ही पॉलिसी हो सकती है उस टाइम पे कि उसकी बात पे भरोसा करके हम कोई भी अपना डिसीजन ना लें। हम ये मान के चलें कि वो जब बोल रहा है झूठ ही बोल रहा है, तो क्या करना है उस हिसाब से ही अपनी लाइफ के डिसीजन लो, तो आपको नुकसान और पछतावा या इरिटेशन कम से कम होएगी। ठीक है, तो आप वो कह दें हाँ मैं कर दूंगा, हाँ ठीक है, नहीं कर दूंगा, नहीं, अच्छा ठीक है, बट ठीक है कहो, आपको पता है वो नहीं करेगा, तो अब आपको क्या करना उस हिसाब से उतना ही अपना काम उसी तरीके से प्लान करके चलो। झूठे आदमी को डील करने का यही तरीका होता है कि आप एडमिट कर लो कि भाई ये झूठ बोलता है, तो ये जो कह रहा है वो नहीं करेगा, फिर आप उस हिसाब से अपने कामों को प्लान कर लेते हो आराम से। ठीक है, बाकी जैसे चल रहा है चलने दो, अच्छे से चला रही हो, घर गृहस्थी तो देखो चलानी है। अगर एक आदमी ढीला हो तो दूसरे को तो थोड़ा समझदार बनना ही पड़ता है। नेक्स्ट, मैम अगर हस्बैंड का कहना हो कि पहले बहनों को कुछ बना लो, उन पर फोकस्ड रहो, बाद में जब अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओ तब कुछ करना। एज मेरी 40+ है, 3 बच्चों में एक्सट्रीम डिफरेंस है। पहला बेटा जब जूनियर क्लास में था तब हस्बैंड जॉब के फेवर में नहीं थे, मैंने एनटीटी किया और मेरे अंदर भयंकर वाला कीड़ा है कि मुझे कुछ करना है, बट उस टाइम ये नहीं चाहते थे। बट अब टीचिंग जॉब मिल नहीं रही क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, बट हम दोनों अपने बच्चों पर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, उसका रिज़ल्ट भी बहुत पॉजिटिव है। मेरा मन लेकिन अशांत है क्योंकि मेरी खुद की अर्निंग नहीं है। यूट्यूब भी स्टार्ट किया बट व्यूज़ नहीं आए, जबकि अपनी हर वीडियो में बहुत कुछ दिया मैंने व्यूवर्स को। अब यूट्यूब पर वीडियोस नहीं डालती, क्या करूं, लाइफ में कुछ करना है। वैसे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है, बहुत लविंग भी है, बट मैं 1 महीना हो जाता है कहीं जा नहीं पाती। हस्बैंड को ज़्यादा शौक नहीं, घर के काम करके बच्चों की परवरिश करके फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है अकेले बैठे रहो, बस सर्वाइवल वाले काम करो। हबी अच्छे हैं बट तुम अपना फ्यूचर अपनी लाइफ के बारे में मत सोचो, पहले बच्चों को कुछ बनाओ। और बच्चे तो परफेक्ट बन गए, बट मैं कहीं खो गई। जो बहुत कुछ करना चाहती है बट जो आगे बढ़ना चाहता है उसे भगवान मौका नहीं देते। ऐसा नहीं है कि जो आगे बढ़ना चाहता है उसे भगवान मौका नहीं देते,
भगवान मौका कई बार देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि ये मौका हमारे लिए था, वो हमारे लिए होता नहीं, मुझे जो लगता है ना। हम गलत चीज़ मांग रहे होते हैं, कई बार ये होता है। और कई बार ये होता है आपके जैसे केस में, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे फीलिंग आती है इस तरीके के सुन के, हो सकता है अभी आपका टाइम नहीं आया। अब का जो पैटर्न चल रहा है ना, देखो 40 की एज में या 40+ में भी यू कैन स्टार्ट। जॉब नहीं मिलेगी वो एक अलग चीज़ है कि आपको सरकारी नौकरी की भाई एक एज लिमिट है, या प्राइवेट में आपको बिना एक्सपीरियंस के नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं से आपको ज़ीरो एक्सपीरियंस वाली जगह, छोटी जगह से शुरू करना होएगा, फिर उसका एक्सपीरियंस लगा के अगर आपको जॉब में ही जाना है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन बहुत सारी हैं, आप खुद देखते होंगी, जो 40+ के बाद उन्होंने स्टार्ट करा और बहुत अच्छा चैनल उनके ग्रो कर रहे हैं, मतलब नाम है उनका और उनके टैलेंट का मतलब मिल रहा है रिकॉग्निशन भी, और अर्निंग भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा अच्छी, है ना भाई। वो हैं मसाला किचन वाली आंटी हैं, मैं बहुत तो नहीं वीडियो में सबकी देख पाती, लेकिन जो कैच लाइफ विद भूमि है मैम, वो 40+ के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका सच में आपको लग रहा है ना कि आपने कंटेंट में बहुत अच्छा दिया था, और आपको लग रहा है कि कंटेंट क्रिएशन आपको अच्छा लग रहा है करना, आप करना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि व्यूज़ अभी नहीं आए या शुरू में एकदम नहीं सक्सेस मिली तो मिलेगी नहीं, और आप घर में बैठे आप कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके अंदर खुद से जो बता रहे हो कि कीड़ा है कि कुछ करना है, वो आपको स्पार्क चाहिए, बस वो आपके अंदर ऑलरेडी है। तो आप अगर कंटेंट क्रिएशन में ही जा रहे हो तो बिल्कुल बढ़िया, एक समझ लो कि ना आपको कहीं जाना है, ना कहीं सिफारिश लगानी है, ना कुछ करना है, सिर्फ अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है, सिर्फ अपना कंटेंट और बेहतर बनाते जाना, करते रहो। कोई खर्चा अपने पास से तो होता नहीं इसमें कि हाँ भाई ये फ़ोन सबके पास है, जब तक नहीं अर्निंग हो रही मत करो। थोड़ा बहुत अपने बेसिक चीज़ें, ट्राईपॉड वाईपॉड ले लिया, पिक्चर क्वालिटी वाला एक आध फ़ोन ले लिया, ठीक ठाक जितना अफोर्ड कर पाओ, और अपना शुरू करो। कभी ना कभी क्या पता कुछ सफलता इसी क्षेत्र में लिखी हो, इसीलिए कहीं और कुछ नहीं हो रहा, तो इतनी हिम्मत मत हारो। लेकिन देखो एक होता है ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि होम मेकर अपने आप को कम क्यों माने भाई, वो कोई पैसे नहीं बना रही, लेकिन वो एक जनरेशन क्रिएट कर रही हैं। वो आपने अपनी पूरी मेहनत बच्चों में डाली, अब ये भी कह रहे हो बच्चों में पॉजिटिव चेंज आया, तो वहाँ आपने एक बहुत बड़ा कर्तव्य अपना पूरा कर लिया। अब आप फ्री हो, जो चाहे अब आप कर सकती हो। तो कुछ रास्ते बंद हुए हैं नो डाउट, लेकिन सारे रास्ते बंद नहीं हुए, तो थोड़ा सा और पॉजिटिव रहो, करो शुरू, जो भी मन करे आपका। इस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, हेलो मैम, MSc BEd किया है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट अभी 1.5 साल का बेबी बॉय है, अकेली आर्मी क्वार्टर्स में रहती हूँ, तो ज़्यादा सीरियस कर नहीं पा रही हूँ। हस्बैंड प्यार करते हैं लेकिन सीरियस नहीं लेते, मुझे पता नहीं क्यों। मैम हैप्पी मैरिड लाइफ का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? खुश हूँ लेकिन कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है, पता नहीं क्या, आप कुछ बताओ प्लीज़। जो पिछले क्वेश्चन में बात आई थी ना, वही आपको भी इनकम्प्लीट लग रहा है कि हम घर, किसी की पत्नी, किसी की माँ, है ना, घर की एक स्वामिनी जो गृहिणी होती है, वो तो बन गए, लेकिन फिर भी जो हम पढ़ाई करके आए थे, जो हम शादी से पहले थे विदाउट उनके सरनेम के, वो कहीं ना कहीं वो लड़की जो है ना, वो नहीं रह पाए आप। तो वो एक मसोसता रहता है मन की, यार हम वो नहीं रह पाए। कुछ लोगों का रहता ही है, उनका ड्रीम ही होता है कि शादी करके मुझे हाउसवाइफ बनना है, मतलब मजाक नहीं है। और ये इसमें मैं किसी के उपहास नहीं कर रही है, मैं उसका ये नहीं कह रही कि ये क्या है, लेकिन किसी किसी का होता ही है कि भाई मेरे को शादी करके मैं हाउसवाइफ बन के खुश हूँ, और मैं लिटरली खुश रहते हैं वो, तो वो घर भी बहुत बढ़िया संभाल रहे हैं, वो खुश है अपनी लाइफ में, उनको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन किसी किसी को चाहिए होता है कि भाई मैंने इतना पढ़ा या मेरे अंदर इतना टैलेंट है तो मैं कुछ और भी करूँ, ये सब भी ज़रूरी उन्हें दिखता है, करती हैं, उसमें भी परसेंटेज दे रही हैं। मतलब आप मेरे को जो देख रहे हो वो, कि मैं जॉब के बाद भी मैं यूट्यूब क्यों कर रही हूँ या इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ रात रात दिन जग के, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म होते ही जॉब लग गई। तो जॉब मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, वो ऐसा है कि मेरे जीवन का हिस्सा ही है। तो उसी के साथ शादी, बच्चे, घर, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा हो गया। उसके ये सब जब मैं करती चली गई, एक रूटीन बन गया, फिर मेरे को वो लगने लगा कि कुछ एक खालीपन सा है, कि वो क्रिएटिविटी या कहीं कुछ अलग नया करने का या कुछ चेज़ करने वाली फीलिंग वो नहीं आ रही। तो फिर इसलिए यहाँ पे तो वही चीज़ आपके अंदर है, बस वही एक कमी आपको खल रही है। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन
कहीं ना कहीं जो आपके टैलेंट्स हैं आप उनको नहीं पॉलिश कर पाए, उनको नहीं दुनिया को दिखा पा रहे हो, ना उनका कहीं यूज़ हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो जिस दिन आप उनका यूज़ करना शुरू कर दोगे इन एनी फॉर्म आपको अच्छा लगने लगेगा फिर। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ 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 आप 1 2 3 क्लास के बच्चों को टीचिंग आइडियाज़ शेयर करो जो मुझे हेल्प करें। मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ और बच्चों को सिखाने में बहुत मेहनत करती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे कुछ और आइडियाज़ मिलें। देखो, मुझसे ज़्यादा आइडियाज़ मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मेरे कुछ रटे रटाए हैं, मैं तो उन्हें फॉलो करती हूँ और मैं उन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन शायद ही कर पाऊँगी। लेकिन जो FB पे मेन ईस्टर्न यूपी के जो टीचर्स हैं, कई बार मैं FB यूज़ ज़्यादा मैं करती ही नहीं, लेकिन अगर वहाँ पर FB पे आप देखो, वहाँ के कोई टीचिंग ग्रुप्स 2 4 आप सर्च करके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे एक से एक क्रिएटिव टीचर पढ़ा है जिसने अपने स्कूल में इतने बहुत बढ़िया माहौल के हिसाब से भी कह लो, बच्चों को क्रिएटिविटी के हिसाब से भी कह लो, और सिखाने की नई नई टेक्निक TLM वहाँ पे इतने सारे हैं कि आप देख देख के थक जाओगे। अप्लाई करने का मतलब आपको होश नहीं मिलेगा, इतने आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे FB पे कुछ टीचिंग ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो आपके जो नीड है ना वो अच्छे से पूरी हो जाएगी। जितना आपका मन करेगा ना उतना कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा इस फील्ड में। नेक्स्ट, दी हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। हस्बैंड मुझे पैसों के हिसाब पूछते हैं और जब मैं उनका पूछती हूँ तो मुंह बन जाता है। क्या करूँ मैं? स्ट्रेस होता है कि खुद कुछ नहीं बताना, मुझे सब पूछना। बहस हो जाती है, उनसे कुछ पूछो, मुझे उनकी सैलरी तक नहीं पता। इवन वो गवर्नमेंट टीचर है, 6 ईयर ऑफ मैरिज हो गए, मैंने पूछा तक नहीं सैलरी का। ये थोड़ा वियर्ड है, लेकिन एग्जैक्टली ये आपको लग रहा है कि आप चाहते हो पूछना लेकिन आपको नहीं पता। इवन हमारे केस में भी मैं आगे से खुद बताती हूँ कि मेरी सैलरी इतनी इंक्रीज़ हो गई या मैंने इतना इन्वेस्टमेंट तो मैं करवाती ही इनसे ही हूँ, इन्हीं के हाथ से हूँ, अपने हस्बैंड के ही। कई जगह ऐसी हैं कि FD वगैरह मैंने खुद कर दी है, कुछ भी है, या कहीं पे मैं कुछ कर रही हूँ, सोच रही हूँ इन्वेस्ट करने का भी, जैसे YouTube से रिलेटेड अगर मैंने कोई परचेज़ करी है, कुछ करा है, तो भी मैं बड़ा जो भी खरीदूंगी ना तो मैं उनको बता देती हूँ कि यार ये वाली चीज़ मैंने वहाँ लगाई है। बाकी मैं खुद से बताती हूँ कि मेरी सैलरी इतनी इंक्रीज़ हो गई, या ये हुआ है या ये नहीं हुआ है ना। और मैं कभी भी उनसे पूछती नहीं कि तुम बिज़नेस से कितना कमा रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को पता नहीं क्यों एक ब्लाइंड ट्रस्ट है कि मतलब ठीक है भाई, किसी आदमी में कोई ऐब नहीं है, कुछ नहीं है, छुपा के किसी को देना नहीं, लेना नहीं, ना उन्हें ना मुझे। लेकिन मुझे उन्हें बताना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। पूछते वो भी कभी नहीं, कभी भी नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, लेकिन मैं खुद से बता देती हूँ और मैं उनसे पूछती नहीं। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ आपका प्रश्न आया कि आप पूछ रहे हो तो मुंह बन रहा है, वो थोड़ा सा वियर्ड है। जब आपकी सब पता है, पूछ भी लेते हैं, तो अपनी बताने में क्या दिक्कत है? होना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं बता रहे, कहीं ना कहीं मोटा मोटा आपको एक अंदाज़ा होगा कि कितनी आती होगी, है ना। और आपकी जो भी सेविंग है, कुछ भी है, कहीं पर भी जो भी आपने कर रखा है इन्वेस्ट पैसा, थोड़ा बहुत उसकी जानकारी रख लो तो ठीक है। नहीं बताने में ही अगर खुश हैं तो इस चीज़ को लेके मेरे ख्याल से मतलब झगड़ा मत करो ये चीज़ के कि बहुत बड़ी बात हो गई है, लेट इट बी, इसको छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी माँ की वजह से मेरी शादी में बहुत कलेश हुए हैं क्योंकि मेरी माँ मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरे पति के अगेंस्ट मेरे कान भरती रहती है, और जब ये बात मैं सबके सामने बोलती हूँ तो अपनी बात से मुकर जाती है, मुझे झूठा बना देती है। इस आदत के चलते मैं अपनी माँ का नंबर ब्लॉक कर रहे महीनों तक। फिर बड़ा भाई जो माँ का ऑपरेट करता है उसने मुझे धमकी दी और इमोशनल ब्लैकमेल भी किया कि माँ से बात करो वरना मायके नहीं घुसने दूंगा। दीदी, मेरी माँ मेरा घर और मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब कर रही है, बहुत समझा चुकी उसे, वो नहीं मानती। मैं मायके 1 ईयर में 1 दिन के लिए जाती हूँ, जब जाती हूँ तब मैं बस भाई के गुणगान गाती है। मेरी बात वो इसलिए रखना चाहती है कि वो अपने माइंड के कचरा मेरे माइंड में डाल सके और सोसाइटी में कोई ये ना बोले उसकी बेटी उससे बात नहीं करती। देखो, इतनी अगर ये क्रूशल स्थिति है, आपका सिंपल है, अगर आपको पता है कि आपकी माँ आपके पति के खिलाफ़ आपको भड़काती है और अब बात करना आपकी मजबूरी बन गए फॉर सेवरल रीज़न, तो सिंपल है। मान लो कोई मुझे पता है मेरे पति के खिलाफ़ मुझे भड़का रहा है और उसकी राय गलत है और मुझे उसकी सुननी पड़ेगी। सपोज़ करो कि माँ के अलावा कोई और भी होता, तो अगर मुझे एग्जैक्टली पता है कि जो सामने वाला कह रहा है वो बकवास कर रहा है, तो अगर उसने कह भी दिया तो मानना ना मानना वो तो मेरे ऊपर है ना। और दूसरी चीज़, स्पीकर पे फ़ोन रख दो, हाँ हूँ अच्छा, इतनी बात कर दो ताकि सुनाई भी आधी आए आधी ना आए।
तो ये उल्हाना उतर जाएगा कि भाई टॉर्चर कर रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर नंबर ब्लॉक करना पड़ रहा है। एक गिल्ट में भी जाते होंगे कि भाई वहाँ से बात नहीं कर रहे। तो यह बात करो, लेकिन ऐसे जैसे तेल और पानी की भाई ऊपर ऊपर से जाए बात, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना, क्योंकि हमें पता है जो सामने से आ रहा है वो बकवास है। ये तो आप मान के चल रहे हो, तो ठीक है सुन लो। ज़रूरी नहीं हर सुनी हुई चीज़ हमारे दिमाग में असर करे ही करे, हम उसे निकाल भी सकते हैं एज़ इट इज़, जैसे पानी के ऊपर से तेल। तो वो ही फॉलो करो। नेक्स्ट, दी मुझे देवर की शादी से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसकी वाइफ से प्रॉब्लम होगी, चाहे वो जॉब करे या नहीं। वो जो भी जैसी भी होगी, मैं तो इतना जानती हूँ, इन लॉज उसको मुझसे बोलने नहीं देंगे। मुझसे दर्द इस बात का होता है, मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करा। इवन मेरे मायके वालों ने, सास ससुर देवर तीनों मिलकर प्लानिंग करते कि उन्हें ऐसे परेशान करते हैं। हस्बैंड को बिन बताए मेरे घर वालों से बाहर मिलते, उनसे मेरी कंप्लेंट करते और इस तरह से भी बोलते बच्चा नहीं करेगी, जबकि सास ने करने नहीं दिया, क्योंकि सास उसे किसी पंडित ने बोल दिया था कि उसे बेटी होगी। बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा, कुछ समझ नहीं आया तो कैरेक्टरलेस का इल्ज़ाम लगा दिया देवर ने। ये बोला इसका किसी के साथ चक्कर होगा। सास बोलती फिजिकल रिलेशन नहीं करती, मेरे मम्मी भाभी चाचा ताऊ सबसे मेरे मायके में कोई नहीं छोड़ा, मामा मौसी बुआ चाचा ताऊ जा जाकर ये नहीं बोला हो ऐसे वैसे और उस अपने घर रखो। जो ये मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी ना, ये ऐसे 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 करके 3 बार में भी ख़त्म नहीं हुआ, पढ़ लिया है। अब इसमें ये है कि इनके हस्बैंड के जाने के बाद ये कुंडी लगा लेती हैं, बंद कर लेती हैं। इतना डर है इन्हें अपने ससुराल वालों को, क्योंकि पिछली लंबी कहानी चली आ रही थी इनकी। ठीक है, अब ये कह रही हैं कि मैं तो इन लॉस से दूर रहना चाहती हूँ, ससुर के पास दूसरा घर भी है, लेकिन सब देवर का है, बोलते हैं प्लीज़ गाइड। अब आप जब वापस इस घर में आई हैं ना, तो आप जिस एक रीज़न की वजह से आई हैं, बस आप उसको पकड़ के रखो। अगर हस्बैंड की वजह से आई हो तो उस पर ध्यान दो, बच्चे की वजह से या कुछ भी और रीज़न जो भी था कि जिस वजह से आप आई इतने टॉक्सिक माहौल में वापस, उस रीज़न को हमेशा याद करो। वो रीज़न ही आपको संबल देगा यहाँ पे रहने में। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब एक मर्यादा टूट चुकी पहले ही, तो आपके ऊपर भी कोई ख़ास प्रेशर है नहीं कि आप बहुत अच्छा बहू वाला बर्ताव करो ही करो। दूसरी चीज़ ये है, जब शादी होगी आपका, अगर मैं याद सही कर रही हूँ तो वो वाला पॉइंट है कि मैं शादी में शामिल नहीं होना चाह रही। मैं फिर भी यही कहूँगी कि जो कुछ भी चल रहा है समाज के नज़र में, अब आप वहाँ पे रह रही हैं, उस घर की बड़ी बहू है। अगर वहाँ पर शादी होती है घर में और आप नहीं दिखेंगी वहाँ पर, तो आप टेक्निकली गलत दिखाई देंगी। आप शादी में शामिल हो जाओ, जितना रिज़र्व हो सकता है या जो कुछ भी है जैसे आपको ठीक लगे उतना हो, लेकिन हो जाओ शामिल। मैं अब भी यही कहूँगी। नेक्स्ट, प्रणाम दीदी, कैसे हो? मेरे हस्बैंड काफ़ी समय से पेट की समस्या से परेशान है, हर जगह दिखा दिया बट आराम नहीं मिलता, वह कॉन्स्टेंटली घट रहा है। अब सब कह रहे हैं उनको किसी ने कुछ खिलाया है, मैं पूजा करवानी पड़ेगी। आप बताएं क्या हमें इन चीज़ों में बिलीव करना चाहिए? देखो, ये आप ना अपने आसपास का सर्कल देखो कि किस तरीके का है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ें विश्वास करो तो बहुत कुछ है, नहीं करो कुछ नहीं है। लेकिन कई बार आपके सामने प्रत्यक्ष ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था, होती भी हैं। भाई ईविल आई वाली चीज़ तो मैंने बढ़ती हुई देख रखी है कि बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा है आपके सर्कल में कोई इस तरीके का है जो इन कर्म कांडों में रहता है, तो आपको उससे बजाय पूजा वगैरह करवाने के, जो मुझे समझ में आता है, देखो जब वहाँ सालासर बालाजी जाते हैं, है ना, राजस्थान वाले में या जहाँ पर भी मेरे सास ससुर भी जाते हैं, तो वहाँ की मेरी सासू माँ भभूत लाती थी, तो वो यही कहती हैं कि वहाँ पर लोग इस तरीके से खेलते हैं, ये सब करते हैं। तो जो बाबा वगैरह के आश्रम में अगर कोई कर रहा है, उस पर मैं सही बताऊँ, मेरे को विश्वास वगैरह नहीं होता कि क्या वहाँ पर कितना सच है कितना नहीं है। लेकिन अगर किसी के हाथ लगाए बिना कुछ भी एक मंदिर के कैंपस में ये चीज़ें हो रही हैं या कुछ भी है, मतलब बाबा की शक्ति पर मुझे भरोसा है, तो अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें लगती हैं ना हमारे घर में, या मुझे ऐसा लगेगा कभी, तो मैं बजाय किसी पंडित से पूजा करवाने के या कुछ और इस तरीके का किसी आदमी पे भरोसा करने के, मैं सीधे भगवान पे भरोसा करूँगी। उनके यहाँ का जो मेरे पास होगा कुछ भी, चाहे वो भभूत हो, चाहे वो राख हो, चाहे वो वहाँ का धागा हो, शायद मैं उसको भगवान के चरणों में रख के और उसको मैं अपने माथे से लगा के बांध दूँ या लगा दूँ, तो मेरा विश्वास है कि वो जो भी चीज़ है निगेटिविटी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक आदमी ने कुछ कराया, हम दूसरे आदमी से उसका तोड़ करा रहे हैं, इन चीज़ों में मुझे विश्वास नहीं है। भगवान पे है कि अगर किसी की निगेटिव एनर्जी हम पे असर कर भी रही है
तो उससे निकालने की शक्ति भगवान के पास है। और भगवान से जुड़ना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। उनके नाम लेके तुम एक साधारण कलावे का धागा भी अगर उनके चरणों में इस प्रार्थना के साथ रख दोगे कि हमारे कष्टों को छुट्टी दो, इस चीज़ के साथ हमारी नेगेटिविटी को भगा दो, ये हम आपके रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांध रहे हैं, वो धागा भी आपके लिए काम कर जाएगा। सारा खेल विश्वास का ही है ना। तो ये हमारा विश्वास ही होता है ना, जो पत्थर में भगवान देख लेता है, तो ये हमारा विश्वास ही होता है। जो कुछ भी नहीं है उसमें शैतान की फीलिंग भी हमें आ जाती है। तो इन चीज़ों पे भरोसा कम से कम करो, लेकिन बिल्कुल ही सामने लगे कि भाई प्रत्यक्ष ही है, अब इस पर तो शक की गुंजाइश ही नहीं है, तो भी बजाय किसी इंसान की शरण में जाने के भगवान की शरण में जाओ। नेक्स्ट, मेरे को लगता है लोग हर छोटी छोटी बात का क्वेश्चन बनाकर यहाँ पूछ लेते हैं। कोई ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो पूछे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ कोई टाइम पास नहीं हो रहा। ये इनकी तरफ से सलाह है जिन्होंने कमेंट करा था। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ भी पूछ रहा है। मैं तो यही मान के चलती हूँ अपने मन की गहराई से कि भाई जो पूछ रहा है वो सच में उस जेन्युइनली अटका हुआ है, और सच में मैं जितना हो सकता है उसको उससे निकालने की ही कोशिश कर रही हूँ। उसमें भी कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं बात बन रही, तो इट हैपन्स। मैं कोई प्रोफेशनल किसी तैयारी से तो बैठी नहीं हूँ, है ना। तो जितना समझ में आता है मैं तो सीरियस लेके ही कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई कावली टाइम पास के लिए कमेंट कर रहा है तो बात सही है कि ना करो फिर। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने पहले भी पूछा था कि मैं इमोशनल हूँ और मेरे हस्बैंड ये समझते नहीं हैं, उल्टा रोने पर गुस्सा करते हैं। अब इस टाइम मेरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो गई और मुझे 4 मंथ प्रेगनेंसी ख़त्म करनी पड़ी। इस टाइम मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए और वो समझते हैं नहीं है। उनसे कोई बात करूँ तो कहते हैं इमोशनल सपोर्ट क्या होता है, मुझे नहीं समझ आता। उल्टा हमारी बहस हो जाती है, फिर बोलना बंद कर देते हैं। क्या करूँ? देखो, मुझे लगता है उनको सही में नहीं पता इमोशनल सपोर्ट देना क्या होता है। तो ऐसे आदमी से आप उम्मीद ना करो। पर पॉजिटिव बात यह है कि जब कुछ साल हो जाएंगे, आपका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो कितना भी उन्हें ना पता हो इमोशनल सपोर्ट क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद जब वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से, तब वो अवेलेबल होंगे आपके लिए। फ़िलहाल के लिए मन पक्का कर लो कि भाई उनको नहीं आता। बहुत लोगों को नहीं आता, सच में नहीं आता। ज़रूरी नहीं है कि वो देना नहीं चाह रहे आपको इमोशनल सपोर्ट, उनको आता ही नहीं होगा। ऐसे लोग होते हैं। तो अकेले हम अपने लिए काफ़ी हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, अभी अपने आप को खुद ही संभालो जब तक स्थिति आपके हिसाब से बदल ना जाए। नेक्स्ट, ससुराल वाले मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं अपनी देवरानी को भड़काती हूँ। मेरी सास खरी खोटी सुनाती है, जो कि मैं अपनी देवरानी को नहीं भड़काती। वो जो भी कुछ गलत करती है सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा जाता है। देखो, अगर ये होता है ना कि देवरानी को मैं भड़काती हूँ, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है और मैं नहीं चाहती ये इल्ज़ाम मुझ पर लगे, दो कंडीशन है। या तो मुझे ये है कि कोई कुछ भी कह रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जब मैं भड़काती नहीं, अगर ये स्टैंड है तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर हमें फ़र्क पड़ रहा है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, तो मैं फिर देवरानी से बात करना थोड़ा कम कर दूँगी। और इवन जब मैं बात करूँगी तो कोशिश करूँगी कि कोई और भी साथ में हो। तो सिंपल है कि भाई कट ऑफ हो गई वो बात, जड़ से ख़त्म कर दो कि मैं नहीं भड़काती। ये तरीका है इससे निकलने का। नेक्स्ट, मेरे बेबी को लेकर मैं अपनी आंटी के घर चली गई। कंटिन्यू 2 बार वही बोला, रहना है तो ठीक रह नहीं तो चली जाए यहाँ से। फिर मेरी बहस हो गई भाई से। मम्मी ने भी भाई की ही साइड ली। भाभी अच्छी है, 2 बार कॉल की बट मैंने नहीं बात की ठीक से। मेरी मम्मी भाई से मेरी नहीं बनती। मैं थोड़ा सारी चीज़ों को साइकोलॉजिकली सोचती हूँ, वे सब उन्हें नेगेटिव चीज़ों में घुसे पड़े हैं। मेरा घर जाने का कोई मन नहीं करता, बट कई बार मेरी मजबूरी हो जाती है जाना। लाइक मेरे हस्बैंड कई बार जाते हैं तो मायका पास होने की वजह से वहीं छोड़ते हैं, मुझे यहाँ नहीं छोड़ते। अगर मायके में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ जाने से समस्या बढ़ रही है, तो अपने हस्बैंड के साथ एक बार बैठ के डिस्कस कर लो कि आपके बिना भी मैं यहाँ पे अकेले आराम से रह लूँगी, वहाँ जाके मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। आपको कोई दिक्कत ना हो इसीलिए तो वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। जब आप ये बात कहोगी तो वो शायद समझ जाएंगे। और दूसरी बात यही है कि भैया अपना घर हो, लेकिन वहाँ पे जाके, अपना घर हो या ससुराल हो या कोई भी जगह हो, लेकिन अगर वहाँ पर हमारी इज्जत नहीं है तो उस चित्र से खुद को हटा लेना ही समझदारी होती है ना। तो ठीक है, मतलब मुद्दा यही है ना कि आपके हस्बैंड अब आपको वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम तो आराम से ख़त्म हो जाएगी अगर आप खुद से कह दो कि मैं वहाँ पे ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, यहाँ ठीक रह लूँगी, है ना।
और अगर ये है कि वहाँ से ज़्यादा ससुराल में ख़तरनाक है मामला, तो फिर ये है कि भाई जाओ वहाँ पे और 2-3 दिन जो भी है ये सोच के रहो कि भैया ये चीज़ें होंगी या इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा मुझे वहाँ से, तो मुझे अपना टाइम काटना 2-3 दिन, फिर ऐसे होता है। नेक्स्ट, हेलो दी, प्लीज़ ये बताएं, सास अगर जानकर परेशान करे और लड़ाई करने पर मजबूर करे, उस सिचुएशन में बिना लड़ाई किए खुद को कैसे नॉर्मल रखें? बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, प्रेग्नेंट भी हूँ, प्लीज़ 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 दी हेल्प। अपने मन में कोई भजन गुनगुनाना शुरू कर दिया करो, अपने बच्चे से बात करना शुरू कर दिया करो और जितना जल्दी हो सके सास के सामने उनके आवाज़ से दूर अपने कमरे में बैठने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट, मेरी स्टेप मदर मेरे से अच्छा बिहेवियर नहीं रखती हैं और हर तरफ हमको गलत बना देती हैं। मायके ससुराल दोनों तरफ मुझे उससे रिश्ता रखना चाहिए या नहीं? पापा भी मुझे कोई मतलब नहीं रखते। तो जब वहाँ से कोई भी मतलब तुम्हारे से रख ही नहीं रहा, ना मम्मी ना पापा, ठीक है, अब मायके या ससुराल दोनों तरफ मुझे उससे रिश्ता रखना चाहिए या नहीं? ये नहीं समझ में आई मुझे बात। आपकी स्टेप मम्मी आपके साथ नहीं सही से रहती, पापा भी फालतू ज़्यादा मतलब नहीं रख रहे, तो कुल मिला के मैका तो आपका ना के बराबर ही सही। अब अगर ससुराल में सब कुछ ठीक है तो ठीक है, अगर वहाँ पर भी ठीक नहीं है ना, तो देखो थोड़ा मुश्किल होता है। एक परिवार तो चाहिए, अगर वो नहीं है तो हमारे फिर रिश्तेदार कोई ना कोई क्लोज वन है ना, वो भी नहीं है, फिर हमारे दोस्त वो भी नहीं है, तो फिर हमारा पड़ोस, ऐसे बनता है। तो कोई ना कोई तो चाहिए ही भाई, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो जब एक एक करके पड़ाव देखो कि ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, कोई ना कोई आपकी लाइफ में 1-2 लोग, 1-2 परिवार ऐसे खड़े हो जाएंगे जिनके ज़रिए आपका जीवन मतलब कट जाएगा। मतलब देखो सबकी लाइफ में सब कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो किसी के में कुछ है, किसी के में कुछ है। तो आप ये मान के चलो मेरी में ये है, फिर क्या उसके बाद क्या करना, बस ये सोचो तो अपने आप रास्ता नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट, दी, मैं खुद से अपनी मंझली जेठानी से दूरी बना ली है एंड बातचीत बंद कर दिया है लगभग 2.5 साल से। अब थर्ड पर्सन से पता चला कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी सास ने ही पैदा की थी। अब मैं क्या करूं? मंझली जेठानी से बस फॉर्मल दोस्ती करने के लिए कैसे स्टार्ट करूं? क्योंकि मैंने करवाहट ज़्यादा बढ़ा ली है। मेरी गलती 60% है, उनकी 40%। मैं इंट्रोवर्ट एंड थोड़ी ईगोइस्टिक नेचर की हूँ। मैं अगर उन्होंने कुछ टेढ़ा बोल दिया तो शायद फिर कभी भी बात ना कर पाऊँ। बात करने की पहल करूँ या नहीं, क्योंकि हस्बैंड फेवर में नहीं है। तो अभी आप रहने दो, और अगर मुझे याद है तो आप प्रेग्नेंट भी हो इस टाइम पे, है ना, तो अभी आप रहने ही दो। आप अपने मन बना लिया कि ठीक है मैं उनसे बात करूँगी, गलती उनकी नहीं थी, मेरी ज़्यादा थी, या जो भी थी गलतियाँ जो हुई हैं, गलतफहमी किसी और के क्रिएट करी हुई थी। अभी आप अपने माइंड में यही स्टेट रखो। उससे क्या फ़ायदा होगा? जितना ज़्यादा टाइम आप इस स्टेट में रहोगी ना, तो आपका उनको लेके रवैया और अच्छा और अच्छा और अच्छा मेंटली होता जाएगा। जब तक आप उनसे पर्सनली मिलोगी, बात करोगी, तब तक स्थितियाँ इतनी बदल जाएंगी कि आप खुद ही इतने पॉजिटिव उससे मिलोगे। एक होता है बॉडी वाइब पकड़ती है, आप खुद ही उनसे ऐसे मिलोगे कि वो फिर उल्टा पुल्टा कुछ बोलेंगी नहीं, और अगर बोल भी दिया तो आप इतने ज़्यादा मन से उनसे जुड़ चुके होंगे तब तक कि आपको बुरा नहीं लगेगा, एंड वो एक निकल जाएगा फेज़। फिर आपका आराम से जो चाह रहे हो रिकनेक्ट करना वो हो जाएगा। नेक्स्ट, हाय दी, मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद है। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैंने आपको देखकर बहुत कुछ सीखा है। अभी मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ टाइम से वो मेरे मायके की फैमिली से चिढ़ जाते हैं। पर अभी मेरे भाई की शादी थी, मेरा एक ही भाई है, उन्होंने शादी की तैयारी सब अच्छे से की और मायके में भी सब किया। बट जब शादी थी तब वो शादी में आए, और अगले दिन जब बारात जानी थी रात में पता नहीं किस बात से नाराज़ हो गए और बारात में नहीं आए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर भी नहीं माने। तो काली गई बारात, तो चली गई होगा, तो चली गई बारात में, तो मेरी फैमिली में किसी ने उनसे नहीं मनाया, तो वो नाराज़ होकर घर चले गए। अब शादी को 2 महीने हो गए, अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है, पर मेरे घर वाले नाराज़ हैं कि वो अपनी जगह सही भी हैं। मुझे वो बार बार याद आता है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या करूं? अब ये मेरे मायके जा नहीं रहे हैं, पर मुझे जाने से नहीं रोक रहे, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, क्या करूँ? कितने टाइम तक तो मैंने इनसे बात तक नहीं की, पर ये मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे, और जैसा पहले रहते थे वैसे ही नॉर्मल है। मेरे मायके वालों से बात करती हूँ तो उस बात का जिक्र हो ही जाता है कि उन्होंने ऐसा किया, मैं फिर परेशान हो जाती हूँ।
मायका मेरे पास ही है, प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करें क्या करूँ मैं ऐसी सिचुएशन में। यूट्यूब सिर्फ आपकी वीडियो देखने के लिए ही खोलती हूँ। थैंक यू आपके लिए। लेकिन इसमें जो है अब आप ये करो, देखो आपके हस्बैंड अपनी जगह अड़े हुए हैं, मैके वाले अपनी जगह अड़े हुए हैं। आपको दिख रहा है कि मैके वालों की भी गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने भी पूरी शादी में अगर सब काम कराया है, सब कुछ कराया है, तो किस बात पे नाराज़ हुए, वो भी एक पॉइंट बनता है ना। तो आप ये करो, ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपना देखो, आपको मिलना है अपने घर वालों से मिलो, आपको जाना है जाओ। आपके हस्बैंड अगर रोकते तब प्रॉब्लम थी, आपको वो रोक नहीं रहे, उन्हें साथ ले जाने की ज़िद ना करो। उनको अपना टाइम दो, ससुराल वालों को अपना टाइम दो। जब इनका मन करे आपस में तब ये बात करें, कुछ करें। अब रही बात कि वहाँ पे कि ये बात निकलती है उन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना, तो वहाँ पे भी एक बार बात करके ख़त्म कर दो कि भाई मेरे से मत कहो, कहो तो मैं आऊँ, और अगर यही बात करनी है तो फिर मैं भी ना आऊँ, क्योंकि मैं हो जाती हूँ परेशान। ना तुम्हारे मेरे कोई डिसीजन मेरे हाथ में है, और ना मेरे हस्बैंड का डिसीजन कोई मेरे हाथ में है। तो उन्होंने क्या किया वो उन्हें पता, तुम्हें क्या लग रहा है वो तुम्हें पता। कहो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ चैन से बात कर लूँ, नहीं है यही टॉपिक डिस्कस करना तो फिर मैं भी ना आ पाऊँगी। एक बार जब सख्ती से कह दोगी तो ये मुद्दा यहीं कहीं ख़त्म हो जाए। जब जिनका मन करे आपस में बात कर लें, फालतू की हेडेक हम क्यों लें जब हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, ना हस्बैंड सुन रहे ना मैके वाले सुन रहे, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं। जिन्हें करना है वो खुद करेंगे अपने आप सही। आप अपने आप को एक यूनिट मानना बंद करके अगर ये सोच लो ना, ठीक है भाई हो गया, उनको नाराज़गी है, इनका ये है, तुम्हें जाना है जाओ, तो सही हो जाएगा, सब लाइट हो जाएगा। थोड़े दिन में टाइम बीतेगा, कुछ दिन बाद मामला सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आप पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होगा आप में, नहीं तो आज नहीं तो कल इस बात पे फिर घर में महाभारत आपके होएगी। नेक्स्ट, हाय दी, आपकी बताई गई बातों से मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, पर ना जाने फिर भी ससुराल वाले कहाँ कहाँ से न्यू तरीके ढूंढते हैं परेशान करने के। एक से निकलो दूसरा तैयार, तो क्या करें दीदी बताइएगा प्लीज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जब हैबिट हो जाएगी ना धीरे धीरे, अगर जैसे आप लोग ये वाले एपिसोड ही हैं अगर लगातार सुनते होंगे, तो जैसे जीने की कला किताब मेरे पढ़ते 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 मेरी आदत में, मेरे नेचर में, मेरे चरित्र में बस गई ना, तो आपका भी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, जब आप एक एपिसोड में 103, 105, 100, 97 ऐसे कमेंट होते हैं और उनमें से 10-12 ही अलग होते हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम्स ही होती हैं। तो जब आप हर एक दिन छोड़ के एक दिन भी अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप समझ लो डेली की 25 से 30 या 50 प्रॉब्लम्स के हल आप डेली सुन रहे हो, सोचो, तो एक आपका ना दिमाग वैसा ही काम करने लगेगा कि जब आप नई प्रॉब्लम में ही फंसोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसका हल निकालने लगोगे। तो आपका कोई कमेंट है या नहीं है? अगर आप ये एपिसोड पूरे पूरे सुनते जा रहे हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये मान के चलो कि मैं फिर फ़ोन में नहीं रहूँगी, मैं आप लोगों के अंदर होंगी। तो जैसे मेरे को समझ में आती है ना कि चीज़ है कि हाँ भाई ये है, अब मैं आपके क्वेश्चन रैंडमली पढ़ रही हूँ और वहीं के वहीं जवाब दे रही हूँ, तो ऐसे ही आपको भी जो भी प्रॉब्लम आएगी आप 2 मिनट दोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका हल ये है। तो आपको बस इन एपिसोड को सुनते जाना है और धीरे धीरे आपके अंदर खुद ही आ जाएगा स्किल। नेक्स्ट, मेरी प्रॉब्लम पीरियड से है, पेन बहुत होता है, फीवर जैसा लगता है, हेडेक बहुत होता है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, मेरी एज 38 है, फैमिली सपोर्ट तो भूल ही जाओ, डॉक्टर दवाई ही देती है, बस कुछ समाधान हो तो प्लीज़ बताइए। कई बार किसी किसी की बॉडी में ऐसी होता है, अगर डॉक्टर की दिक्कत तब हो सकती है डॉक्टर के पास जाने की अगर ये अब हो रहा है और पहले से नहीं होता था। अगर शुरू से ही इस तरीके से हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी की टेंडेंसी यही है। और अगर 40 के बाद हो रहा है तो इसका मतलब वही है कि भाई मेनोपॉज वाली स्थिति हो जाती है, तब परेशानियां बढ़ती हैं, है ना। तो डॉक्टर उस टाइम पे अगर आप जाओगे तो दवाई ही दे सकता है, बाकी आप क्रैम्प्स के लिए आप सिकाई कर सकते हो। अगर वैसे परेशानी होती है तो गैस वगैरह बहुत बनती है कई बार, उसकी वजह से क्रैम्प्स ज़्यादा पड़ते हैं, तो आप सुबह सुबह एसिडिटी की एक गोली खा लो। तो ये आपको अपने शरीर के सिम्टम्स देख के ना खुद ही देखना पड़ेगा, उस टाइम पर गुनगुना पानी पी लो तो काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। फिर भी लग रहा है फीवर है, पैरासीटामोल वगैरह ले लो हल्की डोज की, जिसके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। लेकिन अगर मेरी कोई मदद कराने वाला नहीं है तो मुझे अपनी बॉडी का खुद ही देखना पड़ेगा कि भैया मुझे अपना काम भी करना है, ये 4-5 दिन भी निकालने हैं, तो ये करने से मुझे आराम मिल रहा है या ये वाली स्ट्रेचिंग करने से आराम मिल रहा है, वो कर लो और आगे बढ़ो। अटके कब तक रहोगे। नेक्स्ट,
दी मेरी वाइफ की मेरे भाई की वाइफ एमएनसी में जॉब करती है। लास्ट ईयर उसने मेरे भाई को जेल भेज दिया, पर फिर भी मेरे भाई ने उसे लड़की के लिए माफ़ कर दिया। पर अब वो चाह रही है कि मम्मी पापा से अलग रहे। मेरे मम्मी पापा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं, वो फिर भी पूरे दिन उसकी लड़की को संभालती हैं, फिर भी अलग रहना चाहती है। उसने बच्चे को प्ले वे में डाल दिया, लेकिन लड़की वहाँ नहीं रुकती, रोती है। तो मेरा भाई अब कहने लगा है कि हम खाना बना देंगे आपका, आप लड़की को रख लो। क्या ये सही है? मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, लड़की 1.5 मंथ की है, वो दुखी भी रहती है। प्लीज़ मुझे बताएं मैं उन्हें क्या एडवाइस दूं। ज़रूरत से ज़्यादा आपके भाई ने मतलब कहना वो कर लिया, ज़्यादा ही सिर पे। अब मुझे जो समझ में आ रहा है, अब आज वो एक चीज़ मानेंगे, कल वो दूसरी करेगी, कोई फरमाइश दूसरी मानेंगे, कल वो तीसरा कुछ। कब तक आप उसकी सही गलत सारी बातें मानते रहोगे? लेकिन अगर आपके भाई का डिसीजन आखिरी है, अब भाई ही अगर है ना, तो भाई मान के चलो कि भाई पोती है, हमें उसे पालना है और प्रार्थना करो ये। लेकिन बहुत बड़ी कंडीशन पता नहीं क्यों ऐसी बन सकती है कि कल को वो उस लड़की को फिर भी आपके पास ना छोड़े और आज नहीं तो कल वो इस शादी से निकल जाए। लेकिन यहाँ डिसीजन आपको या आपके मम्मी पापा को नहीं लेना। आपके मम्मी पापा के लिए तारीफ़ ही है कि वो अपने बच्चे की खुशी के लिए उनसे जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। अब यहाँ डिसीजन जो स्ट्रॉन्ग लेना है वो आपके भाई को लेना है, और हो सकता है उसके इस धीरज, इस समर्पण की वजह से वो अपनी बेटी से जुड़ा हुआ है। क्या पता भगवान उसकी बेटी को उसके साथ रखने की व्यवस्था बनाए रखें, मन फिर जाए। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि क्या ये सही है, तो देखो सही तो नहीं है तो गलती। नेक्स्ट, दी हाउ टू डील विद टॉक्सिक माँ एंड मायका। प्लीज़ इस टॉपिक पर डिस्कस करें। ये वही क्वेश्चन है जिनकी माँ से परेशानी थी या कोई और हैं पता नहीं, लेकिन अभी पीछे ये बात 2 बार 2 क्वेश्चन में आ गई ना कि अगर टॉक्सिक है पीहर, हमारे कोई पूछ नहीं रहा तो वहाँ जाओ नहीं ज़्यादा, है ना। केवल ससुराल में अपनी झूठी शान दिखाने के लिए कि हम मैके जाते हैं, हमारा मैके में जाना आना है, तो टॉक्सिक मैके को झेलना कोई समझदारी है नहीं। साफ कह दो कि भैया मुझे वहाँ नहीं अच्छा लगता जाना। और दूसरी चीज़, अगर हमारे घर वालों के खिलाफ़ वो भड़काते हैं, कुछ है इस तरीके के, तो भी उनसे बात वैसे ही करो जैसे बस आई हवा सी और निकल गई इधर से। हमें कहीं से कहीं भी उसको अपने ऊपर असर नहीं करने देना। नेक्स्ट, हेलो मैम, 10 साल पहले मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई थी। प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, बिना रीज़न के डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन कर दिया। मैं 23 साल की थी, मुझे ऑपरेशन के कारण बहुत सी प्रॉब्लम हुई। ठीक होने में 3 साल लग गए। इसी डर के कारण दूसरा बेबी प्लान करने में मुझे 10 साल लग गए। अभी 3 मंथ पहले मेरा सेकंड बेबी भी सी सेक्शन से हुआ। इस बार मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी, जिसके लिए मैंने डॉक्टर से बात कर ली। डॉक्टर बोली ठीक है, 9 मंथ अपने को एक्टिव रखे, रिपोर्ट भी सब नॉर्मल थी, मेरा वेट भी ठीक था, बेबी भी सब कुछ अच्छा था। बेबी हेड डाउन भी कर लिया। जब मैं 36 वीक पर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोली एडमिट हो जाओ, आज ही ऑपरेशन करवा लो। मैं ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने मना किया और पूछा जब सब कुछ ठीक है तो नॉर्मल के लिए मैं ट्राई करना चाहती हूँ। डॉक्टर नहीं मानी, बोली 10 साल का गैप है, फर्स्ट प्रेगनेंसी से तो बॉडी भूल चुकी है, डिलीवरी के लिए मैं वहाँ से चली आई। फिर मैं दूसरा डॉक्टर पता किया, वो बोली ठीक है। फिर कुछ टेस्ट ले लिए, हॉस्पिटल बुलाई, मैं गई तो बोली जल्दी एडमिट हो जाओ, बेबी को लेकर डराई। तो मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। 20 मिनट के अंदर मुझे ओटी में ले गए और मेरा ऑपरेशन कर दिया, जबकि हम बिना तैयारी के गए थे। अभी डेट भी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं अपने बच्चे को नेचुरल तरीके से जन्म नहीं दे पाई। सब कुछ ठीक होने पर भी मुझे वो एहसास ही नहीं हुआ। इस बात को लेकर मैं बहुत दुखी रहती हूँ। मुझे बहुत दर्द भी रहता है, कमर में और टाँकों में भी ज़्यादा दर्द होता है, तब मुझे रोना आता है। काश मैं डॉक्टर की बात में ना आती। देखो, आपको ये गलतफहमी भी हो सकती है। अगर दूसरे डॉक्टर ने भी जाते ही आपका सर्जरी कर दी ना, इसका मतलब ज़रूरत होगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। यहाँ तो 10 में से 9 को, अगर मतलब मेरे सर्कल में तो मैं बताऊँ किसी के नॉर्मल डिलीवरी होती है ना तो पूछते हैं अरे कैसे, सभी के ऑपरेशन से ही होते हैं। अभी ये नॉर्मल हो गया। कुछ मुझे लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पे दवाई ही ऐसी दे देते हैं डॉक्टर लोग कि नहीं होता, क्योंकि जो 1-2 नॉर्मल हो भी रहे हैं ना जिनके, वो उन लोगों के हुए हैं पिछले 12-15 क्या 20 सालों की बताऊँ आपको, जो प्रेगनेंसी के बीच में डॉक्टर के पास गए नहीं ज़्यादा दिखाने के लिए, या जिन्होंने दवाइयाँ नहीं ली बच्चे के ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए, उनके नॉर्मल हो गए।
तो ये मुझे लगता है कि स्कैम है कि ऑपरेशन करो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वही चक्कर है। लेकिन इतना मन छोटा मत करो। अच्छी बात यह है कि आप स्वस्थ हो, आपका बच्चा स्वस्थ है। अब जो परेशानी है कि कमर में और टाँकों में दर्द है, तो देखो थोड़ा मेंटली आप इस चीज़ को अगर एडमिट कर लो अपने मन में कि ठीक है, सबके साथ होता है, नॉर्मल है। आप ना मन से उसको नहीं निकाल पा रही हैं, आपका मन नहीं था, आपकी मर्ज़ी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, इसलिए आप और ज़्यादा परेशान उस चीज़ को लेके हो रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ जाएगा अगर आप ये सोच लो कि ठीक है भाई, जो ईश्वर की इच्छा थी हो गई, कम से कम मेरा बच्चा सही है। हो सकता है आप डॉक्टर की बात ना मानती, कोई अनहोनी हो जाती। बाकी ये जो टाँकों की प्रॉब्लम है, कमर की है, ये समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी, इतना मत लो। वो पहली बार परेशानी हो गई इसलिए थोड़ा स्थिति बिगड़ गई, लेकिन अभी आप और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, सोच के देखो। तो ये अब इस चीज़ को नेगेटिव ज़्यादा मत लो। अब अपने बच्चों को जी लगा के पालो, और टाँकों के लिए जो भी क्रीम बताएं वो लगाओ, उसमें दर्द धीरे धीरे बंद हो जाएगा। कमर के लिए भी सिकाई है, कुछ भी है जो जिससे आपको ठीक लगे वो करो, ये चला जाएगा परेशानी। ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट है, हाय दी, मैं वही हूँ जिसकी सास को ब्रेन हेमरेज हुआ था। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी सास कंफ्यूज रहती है चीज़ों में जब से बीमार हुई हैं। वो होता है, अब जो तीमारदार होता है देखो उसके लिए तो है ही मुश्किल, है ना। लेकिन ये मुश्किल अगर हिस्से में आई है तो हम भाग नहीं सकते। वो रहेंगी कंफ्यूज, आप पेशेंटली जवाब दो, यही सोच के कि मान लो कि वो बच्चा हो गया उनका दिमाग, हो सकता है वो कुछ बुरा भी बक दें उस टाइम पे कि नहीं लग रहा, वो मीन नहीं भी करती होंगी तो भी, तो बस आपके धैर्य की परीक्षा है, ये मान के चलो। क्लियर करते रहो उन्हें जब तक आप में हिम्मत है। नेक्स्ट, हेलो मैम, राधे राधे। मैं क्योर स्किन प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहती हूँ डिटेल्स में। क्या इनसे फ़र्क पड़ता है फेस पर, और कितने महीने तक यूज़ करना पड़ता है? क्या हर महीने खर्च करना पड़ता है प्रोडक्ट्स के लिए? पूरा रिव्यू दीजिएगा, कैसे प्रोडक्ट हैं और कैसे यूज़ करना होता है। देखो रिव्यू मैं कई बार दे चुकी है ना। और रही बात कि कितने महीने, तो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो 3 महीने तक लास्ट कर जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज उतने ही रेट का पड़ जाता है जितना आप कोई अच्छा नॉर्मल फेस वॉश अगर यूज़ करते हो तो मैं तो रेगुलर 12 महीने ही यूज़ कर रही हूँ। लगभग 3 साल हो गए लगातार यूज़ करते हुए। तो मैं ये नहीं देख रही कि इतने दिन हो गए तो अब मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट छोड़ के कुछ और यूज़ कर लूँ। फेस वॉश, सनस्क्रीन जब वो बढ़िया काम कर रही है तो मैं क्यों स्विच करूँगी। तो ये है इसका। आप मैं भी ये आपको भी यही सलाह दूंगी, अगर आप करते हो यूज़ तो उसको ये सोच के मत करो कि एक बार सही हो जाएगा तो फिर छोड़ देंगे। हर महीने नहीं खर्च करना पड़ता, हर तीसरे महीने आपको समझ लो 1700-1800 की जो भी वो किट बनेगी वो लेनी होगी। और उतने में भी अगर आपको लगता है कि उन 4 प्रोडक्ट में से आपके 2 ज़्यादा काम के हैं, बाकी 2 ज़्यादा असर नहीं कर रहे, तो आप वो 2 अलग से ऑर्डर कर लो, मत करो पूरी किट ऑर्डर। ऐसे भी कर सकते हो, तो इस तरीके से होएगा। बाकी क्या कैसे यूज़ करना है वो सब आपको ऐप में अपने हिसाब से वो बताते हैं, कौन सी क्रीम कितनी लगानी है कितनी नहीं। नेक्स्ट, हेलो दी, यहाँ बहनों के कमेंट पढ़कर मेरा दिल दहल जाता है, कितना कुछ झेलती हैं औरतें, बताओ। जापे में ऐसा मारा कि कान का पर्दा फट गया। सब बहनों की आप बीती सुनकर अपना दुख छोटा मोटा लगता है। मैं भी आपकी तरह मैं तो डाई हार्ड फ़ैन हूँ और मिलने की बहुत इच्छा है आपसे। मानो के सेलिब्रिटी भी फेल हैं आपके आगे, आपसे मिलकर फूले नहीं समाऊंगी मैं। अच्छा, ये जिनका कान का पर्दा फट गया ना, इनका कमेंट आया था, ये गुस्सा हो गई मेरे से पिछली बार, क्योंकि मैंने इनको फिर और मुझे पता है ये कह रहे थे कि आपने तो टोंट मारने शुरू कर दिया एंड ऑल दैट। मैं आपको नहीं समझ पाई, ये बात नहीं है। आप शायद मेरी ही भावना उस टाइम पे नहीं समझ पाई। आपके कान का पर्दा फटा हुआ है, ठीक है। कमेंट पढ़ के देखो, लोगों को भी बुरा लग रहा है, मुझे भी उस टाइम पे बहुत दुख हुआ कि जहाँ पे मैं मारा कान का पर्दा फट गया, ठीक। अब वो चीज़ आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे ये थोड़ी सी कोफ्त हो रही थी। अब आप जब लिख रही थी कमेंट में, आपने गुस्से भरा वो कमेंट लिखा इतना सारा, मैंने वो पढ़ा, लेकिन उसमें फिर ये है कि मैं बच्चे के लिए मतलब कुछ भी करूँगी, हर माँ के लिए उसका बच्चा इम्पोर्टेंट होता है। देखो हर माँ के लिए होता है उसका बच्चा इम्पोर्टेंट, लेकिन वो बच्चा 3 दिन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना। बच्चा जब तक माँ जिंदा है उसके लिए है ही वो इम्पोर्टेंट। तो अगर अब इस बीच में माँ को कोई सर्जरी करानी है या कुछ कराना है तो उन 2-3 दिन के लिए आपको थोड़ा सा अपने को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि अगर आप ही ठीक नहीं हो, अगर आपकी ही बॉडी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो उस बच्चे का क्या होएगा।
वहाँ पे आके मुझे थोड़ी कोफ्त हो रही थी कि आपको सबका दिख रहा है, अपने पेरेंट्स का दिख रहा है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाओगी इसलिए आप सर्जरी टाल रही हो, सब कुछ कर रही हो, है ना। वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका कान आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो चीज़ मुझे हर्ट कर रही थी, इसलिए मैं कह रही थी, यही मैंने एग्जैक्ट बोला था जहाँ तक मुझे याद है कि ठीक है फिर सारे काम ज़रूरी हैं, आपका कान ज़रूरी नहीं है, तो जब आप सारे का ज़रूरी काम निपटा लो आप तब सर्जरी करा लेना, ठीक है। तो जितना आपने लिखा था ना, मतलब गुस्से में लिखा, सब कुछ लिखा, और मैं तभी मेरे को बुखार भी मतलब पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। मैंने उसे पढ़ा, मुझे बहुत दुख हुआ सच में कि एक तरफ आपने पहली लाइन लिखी कि आपको मैं अपना आइडियल माने बैठी थी, और अब से नहीं, पिछले 3 साल से कि आपने शुरू से मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, आप तो मुझे अपना आइडियल माने बैठे हो, और मैंने आपके साथ ऐसे टॉन्ट मार दिए एंड मैंने अपना एटीट्यूड दिखा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो आपने बहुत कुछ लिख दिया, ठीक है, मैंने पढ़ लिया, मुझे दुख हुआ इस बात का कि अगर आदमी पहली लाइन ये लिख रहा है कि मैं आपको अपना आइडियल माने बैठी थी, तो अगर मैं किसी को अपना आइडियल मान रही हूँ और अगर उसने मुझे किसी बात के लिए कुछ कड़वा बोल दिया या फिर मेरी किसी बात को उसने कह दिया कि ठीक है तू अपने ज़रूरी काम निपटा ले, बाद में कर लियो ये, तो 1 सेकंड में, एक वो पढ़ते ही या वो उत्तर सुनते ही मैंने उसे आइडियल की कुर्सी से निकाल के तुरंत फेंक दिया। हो सकता है आपने अनसब्सक्राइब भी कर दिया हो चैनल, या अब आपके बाद आप देखें बिना ये एपिसोड, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी क्योंकि जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक तरफ आप लोग अगर मेरे को अपनी बड़ी बहन, कोई माँ का दर्जा दे रहा है, कोई दोस्त का दर्जा दे रहा है, कोई बिल्कुल आत्मा से जुड़ी हुई बहन बता रहा है, कुछ हो रहा है, और अगर आपकी कहीं पे कोई मुझे लग रही है कि आप गलत जा रहे हो, तो मैं आपको गलत ना बोलूँ क्योंकि आपने मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर आपने मतलब मेरे को बहुत प्यार दिया है, तो आप गलत भी हो तो मैं ये कहूँ नहीं बहन तुम सही हो, कहीं पर आप गलत हो सकते हो ना। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ें पढ़ रही हूँ तो अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ आप गलत जा रहे हो तो मैं बोलूँगी गलत जा रहे हो। अब उसमें अगर आप मेरे को आइडियल की कुर्सी से उतार के सीधे ज़मीन में फेंक दो या इवन आप मुझे गालियाँ भी लिखोगे ना तो मुझे चलेगा, लेकिन अगर आपकी गलती है और आप कहीं ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपका ही नुकसान करेंगी या कर रही हैं आपका नुकसान, तो मैं आपको रोकूँगी। पहली बार मैं आराम से ही जवाब देती हूँ, लेकिन सेम प्रॉब्लम जब 3 4 5 कमेंट तक भी आ जाती है, कई बार होता है ऐसा, आपका नहीं मैं कह रही 3 4 5 आई है, लेकिन फिर भी जब वो बार बार सेम चीज़ होती है ना तो आपको ऐसा लगता होगा कि दीदी ने कमेंट पढ़ा और यूँ ही जवाब दे दिया, लेकिन आपका 3 4 बार का भी बाद में भी कमेंट पढ़ के मुझे कहानी याद रहती है और मेरा जवाब सेम ही रहता है कि मैं अब भी आपसे यही बोलूँगी। जैसे अभी उनके लिए बोला था कि देवर की शादी, वो चौथी बार कमेंट आया वहाँ से, और मुझे यही लग रहा है कि आपको अपने देवर की शादी फिर भी अटेंड करनी चाहिए टू बी टेक्निकली राइट। तो यही चीज़ मैं हमेशा बोल रही हूँ। तो जिन्होंने वो किया था ये कमेंट, जिनका कान का पर्दा फट गया था उस टाइम पे, तो भैया अगर देख रही हो कहीं पे आपको ये दिखाई दे क्लिप, ये सुन लो तो ठीक, अगर मेरा पॉइंट समझ में आ गया हो आपको अब। लेकिन मैं यहाँ पर किसी के लिए भी ना तो कोई दुर्भावना लेके बैठी हूँ, ना मैं यहाँ इरिटेट हो रही हूँ आपकी प्रॉब्लम से, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बैठी हूँ, मैं किसी के बांधने से तो बैठी नहीं हूँ कि मैं इरिटेट हो रही हूँ, मेरा मन नहीं है फिर भी मैं आपकी सुनूँ और फिर मैं आपकी परेशानियाँ सुलझाऊँ, हे भगवान कितना काम है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अपनी इच्छा है, मैं बैठी हूँ आपकी प्रॉब्लम सुन रही हूँ, समझ रही हूँ और जितना हो सक रहा है उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरा अपना डिसीजन है, तो मैं इरिटेट कभी नहीं होती ये वाले एपिसोड में, कभी भी नहीं होती। तो गुस्सा मेरे चेहरे पे जब आएगा ना जिस जवाब में, वो तभी आएगा जब मैं इरिटेट हो गई हूँ कि आप अपने आप को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हो। नोट करना, मेरे को हमेशा गुस्सा ऐसे ही केसेस में आता है जहाँ हम अपनी अहमियत बिल्कुल ही खुद ही गिरा ले रहे हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यार क्यों नहीं अपने को तवज्जो देते इतनी। ठीक, चलो ये मुझे कह के मेरा मन चाल का करना था क्योंकि मुझे याद आ गया इनके कमेंट से। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं पेरिस फ्रांस रहती हूँ, मुझे आपकी सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा क्वेश्चन मेरे 3.5 साल के बच्चे के लिए है, उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं होती, वो पॉट यूज़ नहीं करता, उसे पॉटी ट्रेनिंग कैसे दूँ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ हेल्प मी। और वो बहुत गुस्सा करता है। भाई ये मुझे नहीं पता एक ऑथेंटिक है या नहीं है, मेरी फ्रेंड के बेटे को कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था और एक बार वो जैसे मैं ग्लिसरीन लगाती हूँ ना, उसने ही मुझे बताया था, तो उसकी ग्लिसरीन की बोतल उसके बेटे ने पी ली धोखे से।
और उस दिन के बाद उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने बच्चे को ग्लिसरीन की बोतल पिला दो, लेकिन जो पेट के डॉक्टर हैं बच्चों वाले, एक बार आप उनसे कंसल्ट करके देखो कि क्या ये चीज़ काम करेगी, या वो कोई ऐसी दवाई दें जो इस तरीके के बेस के साथ हो। तो आप मतलब ये चीज़ें ट्राई करो। कॉन्स्टिपेशन ना परमानेंट नहीं होता, एक बार सही हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, और जब स्मूथ हो जाएगा मोशन तो फिर पॉटी ट्रेनिंग आराम से फिर वो बच्चा कर लेता है, क्योंकि फ़िक्स टाइम पे आएगी, अपना आराम से आप ले जाओगे उसको वॉशरूम या टॉयलेट सीट पे या पॉट पे जहाँ पे बैठाना है, देन उसके लिए आसान हो जाएगा। अभी उसको परेशानी दूसरी है, तो इसलिए वो पॉटी ट्रेनिंग अभी आपको देना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, क्या आप कौन सा नॉन स्टिक तवा यूज़ करते हो बिना ऑयलिंग किए भी खाना नहीं चिपकता उसमें? अभी वाला तो हमारा कौन सा है, शायद विनोद का ही है इस बार जो मंगाया था। हाँ, विनोद का है इस टाइम जो चल रहा है। प्रेस्टीज वाला ख़राब हो गया हमारा, पुराना था वो। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दीदी, दूसरों की खुशी में खुश रहने वाला क्वेश्चन पूछा था मैंने। मैं अपने आप को नेगेटिव समझती थी, लेकिन आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। ठीक है मैम, आप और आपकी वीडियोस हमारे लिए किसी क्लास से कम नहीं है, जिस क्लास से ज्वाइन करने के लिए हम सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और 40+ एज में हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारी सुनीता मैम से हमें अनगिनत चीज़ें सीख रहे हैं और अपने लाइफ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनसे बाहर निकलने की प्रेरणा ले पा रहे हैं। सो आपको भगवान हमेशा खुश रखे। थैंक यू जी। नेक्स्ट, मेरे भाई की शादी है, अगर मेरे पति ड्रिंक करते हैं, मेरे परिवार वाले इनको इनवाइट ना करें तो भी वह लड़ाई करेंगे, और कहीं इनवाइट करें तो पी के तमाशा करेंगे, तो क्या किया जाए? इनवाइट तो कर दो, है ना। और तमाशा करने के टाइम पे अगर वो तब जब तमाशा करें तो किसी तरीके से उनको फिर सोशल वाले व बड़े वाले सीन से थोड़ा सा हटा के 2-1 जने अलग ले जाएं, कम भीड़ में तमाशा करवा लें। क्योंकि अगर इनवाइट नहीं करेंगे तो ज़्यादा कलेश हो जाएगा। अगर इनवाइट करने के बाद वो तमाशा करते हैं तो करता ये है कि भैया ठीक है, जो कर रहा है उसको थोड़ा सा पकड़ पकड़ के अलग ले जाओ, कम से कम आप शादी अटेंड कर पाओगे। नेक्स्ट, मैम अगर हस्बैंड कोई भी चीज़ आप बताएं अपने वाइफ को, लेकिन अपने सिस्टर और भाई को बताएं, जैसे सेविंग, लैंड प्रॉपर्टी और गोल्ड के बारे में, तो क्या करें? देखो बुरा तो लगेगा, लेकिन क्यों नहीं बता रहे, ये उनके पर्सनल रीज़न होंगे। सीधा सा हिसाब है, अगर बाहर से देखो तो ये लगता है कि उनको अपनी पत्नी पे अभी पूरा भरोसा नहीं है, अपने भाई बहनों पे है। तो जस्ट वेट फॉर द टाइम कि जब वो आप पे भी भरोसा करें, बस इस टाइम पे। लेकिन बुरा लगने वाली चीज़ है, आपको लग रहा है तो एक आध बार आप बोल भी सकते हो कि क्यों नहीं बताते भाई। मैं ये नहीं कह रही उन्हें ना बताओ, पर मुझे भी बता दो, इतनी तो मैं कैपेबल होंगी आपकी लाइफ में, इतना जानने के लायक। नेक्स्ट, लेकिन इस बात पे लड़ाई ना करो, लड़ाई करने से स्थिति सुधरेगी नहीं, ये फॉर श्योर है। नेक्स्ट, दी मेरी भाभी मेरे भाई मम्मी पापा को परेशान करती है, घर में कलेश करती है, हर छोटी छोटी बात पे पुलिस और वकील की धमकी देती है और हर बात पे झूठ बोलती है। क्या करें हम, प्लीज़ बताएं। देखो अगर 7 साल नहीं हुए ना तो वो झूठा केस बनाने में उसको मिनट नहीं लगेगा। तो या तो अगर वो किसी की भी सुनती हो तो उसके बीच में लाके कान के भाई ये बात कर दो कि भैया ये चल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, घर में कैमरे वगैरह लगवाओ अपने, है ना, ताकि अगर कुछ ऐसा होता है झूठ बोलने वाले इंसान का खिलाफ प्रूफ आपके घर में होने चाहिए, अपने घर में कैमरे वगैरह लगवाओ। और तीसरी बात वही है कि फ़िलहाल अपना टाइम काट लो, ताकि एक झूठे केस का जो टाइम है ना वो निकल जाए। उसके बाद ये है कि भाई आप चाहो तो तलाक ले सकते हो, लेकिन अभी ससुराल वालों की स्थिति शुरुआत के टाइम पे अगर बहू बदतमीज आ गई तो कमज़ोर होती है। नेक्स्ट, मैम नेगेटिव लोग के साथ रहते रहते मैं नेगेटिव हो गई हूँ। जैसे मेरी सास बोलती थी कि मैं अपने दूसरे बहू के साथ ऐसे रहूँगी, तुझे जलाऊँगी, तब मैं सोचती थी कि चलो मेरी वजह से कोई तो खुश रहेगा। बट अब उनका तरीका ऐसा है कि देवरानियों को मेरे मायके की बुराई बताएंगी। मेरे हस्बैंड मुझ पे हाथ उठाते थे, गाली देते थे, उसको बता के इंसल्ट करती हैं कि इसका तो हस्बैंड भी इज्जत नहीं करता, और वो लोग मुझे कुछ भी बोलती हैं, जैसे कि काम करो तुम्हारी मजबूरी, मेरा हस्बैंड ऐसा करता तो मैं छोड़ देती, तेरी तो कोई इज्जत नहीं। और देख कर हंसना, नाम रखना, जैसे भीगी बिल्ली मेरी तरफ आते जाते ठुकना, थूकना। अब मुझे बुरा लगता है, पर सोचती हूँ जो चीज़ इनडायरेक्टली करती हैं मुझे अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, पर कैसे बार बार समझाऊँ अपने आप को।
प्लस पॉइंट वो बहुएं सास को भी नचा रही हैं, हस्बैंड को मुट्ठी में करके। इवन बात भी करना हो तो बहू बोलेगी कि कॉल कर लो। तरस आता है, गुस्सा भी, सेटिस्फेक्शन भी, टेंशन भी। हेल्प मी आउट विद दिस सिचुएशन। सच में आपकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन एक बात बताऊं, जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चैन से वो लोग भी नहीं हैं। उनको मज़ा आ रहा है आपका मजाक उड़ाने में। अब आप खुद सोच के देखो, अगर भगवान बाहर से देख रहे होंगे ये सिचुएशन, आप अपनी जगह अपना कर्तव्य निभा रही हैं, आपके पति आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आपकी सास आपका मजाक कर रही हैं, आपकी देवरानी आपके साथ बुरा बर्ताव कर रही हैं, आपको अपना कैरेक्टर ऐसा नहीं लग रहा जो सिंड्रेला वाला रहता है या इस तरीके का रहता है, तो ऐसा बंदा क्या होता है कि उसे सब लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो एक मतलब सब कुछ ठीक है करके अपने काम में लगा हुआ है। ऐसा इंसान ना हमेशा भगवान का प्रिय होता है। तो एक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा वेट करो। ऐसे मुंह के बल गिरते हैं ना ऐसे लोग, जो झुंड बना के किसी एक को टारगेट करके उसको परेशान करते हैं, और जिसमें कि वो किसी को कुछ कह नहीं रहा है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये लोग ऐसे औंधे मुंह गिरेंगे जिसे कहते हैं ना कर्मा, और आप देखोगी। एक होता है ना कि अगर आप लकी हो तो आपको देखने का मौका मिलेगा, नहीं, मैं कह रही हूँ आप देखोगी इनको परेशान होते हुए, जितना आप हो रही हो उससे कहीं ज़्यादा। तो बस आप अपने में मस्त रहना सीख लो, इतना करो, क्योंकि एक जना हो, दो जने हो, आप उनसे बहस करो, कुछ करो, सारे के सारे पागल एक साथ जमा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय उन्हें अवॉइड करने के। तो आप अपना भजन कीर्तन, कुछ क्रिएटिव जो भी आपको अच्छा लगता हो, कान में ईयरपॉड लगा के सुनो, अपना काम करो, अपने मस्त रहो, कुछ क्रिएटिव सीख लो ताकि आपका दिमाग भी उसमें व्यस्त रहना शुरू करे। भाड़ में भेजो इन सबको, है ना। बहुत प्रचंड लेवल पे अवॉइड करना शुरू करो इन्हें। और मेरी बात याद रखना कि बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब ये, और आप देखोगी। नेक्स्ट, मैम मुझे प्लीज़ आप एक एडवाइस दीजिए, मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड बहुत ही बड़े मम्माज बॉय हैं, उन्हें अपनी माँ की गलती कभी नज़र नहीं आती, हमेशा मेरी ही गलती दिखती है या दूसरों की गलती दिखेगी, पर माँ उनकी कभी गलत नहीं हो सकती। वो कभी मेरे इमोशंस को नहीं समझते, हमेशा उनके लिए उनकी माँ ही राइट होती है। और मैं ससुराल में फिर बहुत ही अकेला फील करती हूँ, जब पति ही ना समझे तो दूसरों को क्या समझाऊँ। और इस बात को मैं कितना भी इग्नोर कर दूँ, फिर हर बार ऐसा ही होता है। मैं कितना भी खुश रहने की कोशिश करूँ, मुझसे नहीं हो पाता। मैं चाहती हूँ कि मैं हैप्पी लाइफ जीऊँ, बट मैं जी नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ अब मुझे बताएं ऐसे में मैं क्या करूँ। देखो, आप जी नहीं पा रही हो हैप्पी लाइफ, लेकिन आप जी रही हो, अनहैप्पी सही, लेकिन आप जी रही हो। तो जब तक आपकी सांस में सांस है, आपके हिसाब से अगर जीवन चल जाए तो ठीक, अगर नहीं चला, है ना, आपके पति आपको सपोर्ट कर देते बहुत बढ़िया, आपको समझते बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं समझा तो कोई एक आदमी, जो मेरे पिछले एपिसोड का टाइटल था कि अपनी खुशी किसी के व्यवहार से मत तय करो। अगर मेरा पति मुझे नहीं समझ रहा, मेरा पति मुझे अहमियत नहीं दे रहा, मेरा पति मुझे प्यार नहीं दे रहा, ठीक है, हालांकि ये एक बड़ी बात है, दुख की बात है, बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ के साथ खुश रहना, लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो क्या मैं अब अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दूंगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल, जो भी है, आपने कोशिश कर ली, रो लिए, पिट लिए खूब, उसके बाद ये सब्र कर लो कि भैया ठीक है, ये आदमी मेरे को वैल्यू नहीं देगा। अपने आप को खुद वैल्यू देना शुरू करोगे, और यकीन मानो जिस दिन आप अकेले खुश रहना सीख लोगे ना, उस दिन कोई रिश्ता आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, और घूम के आते हैं फिर रिश्ते। मम्माज बॉय है, मम्मा कब तक रहेंगी, कभी तो मम्मा टिकेंगी, कभी तो ये दिखाई देगा कि मेरी माँ की सेवा कौन कर रहा है, मेरी पत्नी कर रही है, कभी तो ये दिखाई देगा कि मैं इसमें ही लगा रहा, मेरी पत्नी कैसे कैसे टाइमों से अकेले निकली होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा टाइम कभी भी नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आएगा तभी जब आप अपने आप में बिज़ी और प्रोडक्टिव रहना सीख लोगी, खुश अपने आप रह लोगी। खुश रहने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कि मैं स्माइल करूं, मैं ज़बरदस्ती डांस करूं, ये वो नहीं, आप बिज़ी और प्रोडक्टिव रहना सीख लो, खुश आप अपने आप रहने लगोगे बस। नेक्स्ट, अगर घर में पति ही टॉक्सिक हो, सेम जवाब, पति ही टॉक्सिक है तो भाई पति से भी अलग आपकी एक पर्सनैलिटी है, आप बस उसमें वापस आ जाओ। आप किसी की पत्नी बन के ही रह गए हो,
इसीलिए पति का व्यवहार आपको इतना परेशान कर रहा है। लेकिन जिस दिन आप वापस अपने आप को झिंझोड़ के एक बार कहते हो ना कि इसकी पत्नी बनने से पहले भी तो मैं कुछ थी, बस आप उस अपने कुछ जो आप थी ना, आप उसमें वापस आ जाओ एक बार। मांग भरी है, मंगलसूत्र है, घर बदल गया, परिवार बदल गया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप वही हो। तो बस अपने उस पुराने मैं से मिल लो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, हाय दी, मैं मैरिड गर्ल हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा एक भाई है 26 साल का, वो अदर स्टेट में बैंक में जॉब करता है। कुछ दिन पहले उसका मम्मी पापा से कुछ बात को लेकर फ़ोन पे भी बहस हो गई। उसकी वजह से बिना बात किए उसने मुझे भी फ़ोन पे उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला। अब हम दोनों में बात नहीं होती। क्या आगे से मुझे उससे बात करनी चाहिए? वो मेरे से छोटा है और थोड़ा बदतमीज़ टाइप का है। अभी थोड़ा सा टाइम ले लो। मुझे ऐसा लगता है जब इस तरीके की चीज़ हो ना, थोड़ी ईगो भी है, थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा सब कुछ है, तो एकदम से पैचअप या एकदम से ब्रेकअप करने की नहीं सोचनी चाहिए। जस्ट टेक अ पॉज। अभी आप बिल्कुल पॉज मोड में चले जाओ, उसका आ जाए बात कर लेना। नहीं तो जब तक आपका बिल्कुल मन अच्छे से ना हो जाए ना कि मुझे बात करनी है, तब तक मत करो। क्योंकि बेमन के जब शुरू करते हैं ना उसे जोड़ना, वो फिर सही से जुड़ती तो है नहीं बात, और उल्टा हो सकता है वो बात और ख़राब और हो जाए। तो अभी पॉज लो एक। नेक्स्ट, हेलो मैम, मुझे एक पर्सनल बात पूछनी है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड रोज़ मुझसे मालिश करवाते हैं, रोज़ पैर दबाने के लिए भी फोर्स करते हैं। मैं उन्हें समझाकर थक चुकी हूँ, फिर भी फोर्स करते हैं। मैंने अपने मम्मी को कभी ऐसा कुछ करते नहीं देखा। क्या ऐसा सबको करना पड़ता है? कैसे समझाऊँ अपने हस्बैंड को? देखो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ना दोनों का पर्सनल होता है, हर एक की अलग कहानी होती है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो आप ये मान के चलो कि अगर बाकी सारे एस्पेक्ट बिल्कुल ठीक हैं, कि ठीक है एज अ हस्बैंड वाइफ आपका सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, ये एक चीज़ है। नहीं मान रहे, आपके समझाने पे भी नहीं मान रहे, तो आप मान जाओगे, ठीक है, पार्ट ऑफ द रूटीन है मेरा। नेक्स्ट, दी, मेरी देवरानी ने दूसरी शादी कर ली और देवर शराबी है। उसने अपने बच्चों से पल्ला झाड़ लिया। ननंद और दोनों जेठानियों ने भी पल्ला झाड़ लिया बच्चों से कंट्रीब्यूट करने का। सबने मना कर दिया। सब मिलके मेरे हस्बैंड को प्रेशर कर रहे हैं बच्चों को दोनों को रखने के लिए, जबकि मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। वो तो ड्यूटी पे चले जाएंगे, करना तो मुझे ही पड़ेगा। ऊपर से नंदे कहती हैं इसकी क्या मजाल ये देवर के बच्चों को ना रखे। मैं घर छोड़ने की सोच रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दब के मुझसे नहीं रहा जाएगा और किसी और के बच्चों का मुझसे नहीं किया जाएगा। बच्चे छोटे हैं, ऊपर से उनके नाना नानी ने मना कर दिया उनको रखने से। सबने पल्ला झाड़ लिया। मैं क्या करूं? घर छोड़ने का डिसीजन परमानेंट ठीक है या नहीं? क्योंकि जिम्मेदारी 2-4 साल की नहीं, सारी उम्र की है उन बच्चों की। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई कि दादा दादी बुआ फूफा नाना नानी तक ने पल्ला झाड़ लिया। आप क्यों फंसे बीच में? मतलब आपके पति पे क्यों प्रेशर, किस मुंह से डाल रहे हैं वो लोग? सिंपल ही कह सकते हो कि भाई हम कहाँ से आए, हम तो ताऊ ताई तो सबसे कहना चाहिए बाद में आएंगे। दादा दादी और नाना नानी सबसे पहले ये लोग स्टैंड लेते हैं अगर इस तरीके की कंडीशन होती है। नंदे तो चलो अगले घर की हो गई, उसके बाद कहीं जाके नंबर आता है कि चलो जो ताऊ ताई या चाचा चाची जो हैं वो संभाल लें। तो मेरा नंबर तो उसके बाद है, तो दादा दादी या नाना नानी संभाले ना। और अगर यही बात है कि घर छोड़ना ही पड़ेगा इस जिम्मेदारी से बचने के लिए, तो फिर यही ऑप्शन है। लेकिन अगर उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वही बात है कि भैया सारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी तो है ही। लेकिन अगर बच्चों का लिहाज से देखो तो मानवता के नाते कि भाई चलो अब इनका क्या होएगा। बट ये मानवता, फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि पूरे परिवार में आपके ही सिर पे क्यों मानवता का सारा बोझ रखा गया भाई, है ना? 2 बच्चे हैं, नाना नानी भी जिंदा है, दादा दादी भी जिंदा है, तो पहले उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। आपका डिसीजन सही है कि आपका बनता नहीं है कुछ इसमें, लेकिन भले मन से हाथ में आप करना चाहो तो चॉइस है। अब उसमें यह है कि जी इसकी क्या मजाल, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। अगर यही है तो फिर घर बदलना ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, दी, आपकी वजह से मैं अभी मेंटली स्टेबल हूँ, इसीलिए थैंक यू सो मच। मैं शादी के बाद हमेशा ससुराल में जाती रही 6 साल तक, बट आज मैंने रिक्वेस्ट किया हस्बैंड से कि मुझे मामा जी के घर जाना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स डेथ कर गए हैं, कोई सिबलिंग नहीं है। तो पति बोला कि तुम चली जाओ, बच्चा नहीं जाएगा। तब ये बात मैंने मामा से बोली तो मामा खुद मेरे पति से बात किए कि कुछ दिन के लिए आने दीजिए। पति का जवाब, अपना घर नहीं जाती है यानी ससुराल तो मायके कैसे जाएगी? मेरे पेरेंट्स उसको शादी करके लाए हैं, वो पहले उनको खुश करे, वो भी ऐसा लगा के लाए हैं। मेरे पेरेंट्स डेली वीडियो कॉल करते हैं बट ये बात नहीं करती है।
परिवार को ले देकर चलना चाहिए, परिवार काम आता है। समय पर पढ़ने पर यह सिर्फ पति को लेकर यहाँ आ गई है, तो क्या पति को ही लेकर रहने से होगा? बट ये सब सारी बातें झूठ हैं। मैं तो पति का ही बात मानी, फिर भी ऐसा ब्लेम लगाए, क्योंकि एक्चुअल गलती कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए पति नीचा गिराने के लिए ये सब कर रहे हैं। मेरे पे ससुराल में बहुत अत्याचार होता रहा, फिर भी पता नहीं क्यों दी पति कुछ दिखता नहीं है। प्लीज़ सोल्यूशन क्या करूं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कहाँ जाएं, क्या करें? प्लीज़ रिप्लाई। ये सारे प्रेशर बनाने के तरीके हैं आपके पति के, कि आ तो गए हैं आपके साथ, लेकिन अब वापस उसी घर में उनको जाना है। अगर आपका ससुराल सच में टॉक्सिक था तो इस प्रेशर में बिल्कुल ना आए। रही बात ये कि मामा के यहाँ जाने की, कि तू जा, बच्चा को मत ले जा, तो अकेले जाओ और मिल आओ, इट्स ओके। फिर आ जाओ वापस। थोड़ी देर के लिए बाहर निकलोगी कोई बात नहीं, 2-4 घंटे के लिए अगर आपने बच्चे को छोड़ दिया पापा के पास उसके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी उसके पेरेंट ही हैं। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे देवर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो अलीगढ़ में जॉब करते हैं। हर हॉलीडे पर वो यहाँ आते हैं, वर्किंग डे पर वो सुबह 5:30 निकल जाते हैं। उस दिन मुझे 3:30 उठना पड़ता है खाना नाश्ता बनाने के लिए। मेरे देवर की शादी है, लास्ट दिसंबर में हुई है। मेरी देवरानी पढ़ाई के लिए अपने मायके रहती है, लेकिन अब वो परमानेंट आ जाएगी रहने। मेरा सवाल यह है कि देवरानी के आने के बाद भी मैं इतने ही बजे उठकर खाना तैयार करूं या नहीं करूं तो सास मुंह बना लेगी। सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। आपकी जब देवरानी आ जाएगी तो फिर आपके उठने का क्या मतलब है? फिर वो करेगी अपने पति का, इसमें सास मुंह क्यों बनाएगी? नेक्स्ट, मैं सारी बात बताऊंगी तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, बट ऐसा है कि मेरा ऑपरेशन 2 बार हुआ, दोनों बार झूठ बोलकर धोखे से। अब मुझे लगता है मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। ये वही वाला आया है जिनका ऑपरेशन उनकी मर्जी के बिना हो गया था। मैं आपको यही समझा रही थी कि इस चीज़ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि पास्ट में जाके आप चीज़ों को बदल नहीं सकते, है ना। जो फिज़िकल परेशानी हो रही है उसके लिए डॉक्टर से ही सलाह ले लो कि कौन सी ट्यूब या क्या सिकाई करूं जिससे दर्द ख़त्म हो जाए, और अब अपने बच्चों के साथ आगे की लाइफ एंजॉय करो। नेक्स्ट, दीदी आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। मैं 2 व्लॉग में कमेंट किया था पर आपने जवाब नहीं दिया, पता नहीं कैसे छूटते हैं भाई। मुझे जवाब दें। मैं आंगनवाड़ी में AWW हूँ, आंगनवाड़ी वर्कर। मैं कैसे काम करूँ, कुछ बताएं। मेरे ओवरी का ऑपरेशन हुआ था 5 दिसंबर को। मैं थोड़ा भी घर का काम करती हूँ, बार बार थकान होती है, बुखार आ जाता है, कैसे काम करूँ? मेरे 2 बेटे हैं, एक 9 साल का, एक दूसरा 6 साल का। कैसे क्या करूँ? अभी भी मेडिकल पर हूँ, बट मुझे अब ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लीज़ सजेस्ट। देखो, इसमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, क्या उसके बाद बुखार आना नॉर्मल है ना? तो आपको बिल्कुल सही सटीक पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल है या क्या है। और दूसरी चीज़, ऑपरेशन के बाद थोड़ा टाइम लगता है शरीर को वापस अपने रिदम में आने में, तो वो टाइम आपको अपने शरीर को देना चाहिए। घर के काम को सर्वाइवल मोड पर डालो, ज़रूरी काम कर लो। सारा काम नहीं भी हो पाता, खाना कपड़े यही कर लो, बहुत है। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर हमेशा ऐसा रहेगा, आप ठीक हो जाओगी, क्योंकि अभी आप जॉब पे भी दोबारा लौटोगे, वो आप टाल नहीं सकते। घर का खाना कपड़े ये सब आप टाल नहीं सकते, तो ज़रूरी काम करो। अभी सारे एक साथ नहीं करो, है ना। लोड मत लो कि मैं एकदम से सही हो जाऊं। और जो ये बुखार आ रहा है, ये डॉक्टर से एक बार जाके बात करो कि ऐसा हो क्यों रहा है ना। नेक्स्ट, मैम देवर की शादी है, इसलिए मैंने इन लॉज से अपनी शादी का सामान मांगा था, उन्होंने मेरा मैक्सिमम सामान दे दिया। सो अब मुझे शादी में जाना होगा। मैं देवर से मेरा कोई टच नहीं है, सो उसकी वाइफ से इन फ्यूचर नहीं होगा। मेरी कंडीशन नॉर्मल है। दौरानी को क्या देना चाहिए? मुझे ये सब नॉलेज नहीं है, क्या देना होता है, प्लीज़ गाइड करें। देखो, क्या देना होता है इसका कोई सिर पैर नहीं होता। अगर हम बिल्कुल साझे में रहते हैं तो कई बार हम कुछ नहीं दे रहे होते, अलग अलग रह रहे होते हैं तो बात वही है। देने वाले सोने का जेवर भी दे रहे हैं, नहीं देने वाले कुछ भी नहीं दे रहे। तो आप दोनों अपना हस्बैंड वाइफ बैठ के सलाह करो कि उनके लिए क्या देना चाहिए, या अगर देवर ने अपनी कमाई से कभी आपको कुछ दिया हो, उस हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतना तो देना ही चाहिए। नेक्स्ट, हेलो दी, आप तो हम बहनों के लिए टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट हो। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा बेटा 6th क्लास में है, ICSE बोर्ड में है। वो स्टडीज़ में अच्छा है, पर कोई और स्कूल में जो टीचर लिखवाते हैं वो लिख के नहीं आता, पता नहीं क्या रीज़न है। कई बार उससे पूछ भी और कई बार उसको मारा भी,
पर वो लिख के नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत लिखता है, बाकी सब कुछ नहीं लिखता। और वो कभी 6th के बच्चों जितना मैच्योर बिहेव नहीं करता, अभी भी वो बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करता है। रोज़ उसकी कंप्लेन आती है, बिल्कुल इमेच्योर जैसा करता है। मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प। अलग होते हैं कुछ बच्चे, नहीं मिलते वो अपने जैसे और बच्चों के साथ, तो मे भी वो ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है लिखने का ना, कई बच्चों की स्पीड जो है वो लिखने की स्लो होती है, तो फिर उनको लिखना बोरिंग लगता है। अगर कोई उनको वर्ड टू वर्ड वहाँ सर पे खड़ा होकर बताता रहे कि लिखो 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 तो हो जाएगा। क्लास में कोई इतना ध्यान तो देता नहीं, जहाँ 40-50 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, है ना। तो मेरे यहाँ जैसे ऐसे बच्चे हैं, उनको अगर मैं टेबल पर खड़ा करके या मैं उनकी सीट के पास जाके खड़ी हो जाऊँ और कहती रहूँ लिख लिख लिख, तो वो लिख लेंगे। नहीं कहूँ तो वो 4 लाइन के काम को भी 1-1 1.5 घंटा लेके बैठने की क्षमता है उनमें। तो ऐसे हर जगह तो ध्यान दिया नहीं जाता भाई। एक साथ ही जगह 40-50 बच्चे एक ही क्लास में, तो कैसे होएगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है उसके साथ होती हो। तो आप ये करो, उसका काम जैसे पूरा करवाने के लिए तो उसके साथ के बच्चों के नंबर ले लो, ताकि काम वगैरह मिल जाए। बाकी उसकी राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आप उसको, अगर घर पे पढ़ लेता है आपके साथ बैठ के, तो उसको मतलब बोल बोल के या किसी चीज़ में से कॉपी करने के लिए आप उसको घर पे एक राइटिंग रोज़ करवाओ अपने सामने बैठवा के, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये चीज़ हो सकती है। और रही बात ये कि उनके जैसा बिहेव नहीं करता, कोई बात नहीं। देखो 6ठी के बच्चे मैच्योर बिहेव कर रहे हैं, आजकल के बच्चे तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मैच्योर हो जाते हैं उम्र से पहले। अगर नहीं भी हो रहा ना, इट्स ओके, 1-2 साल बाद हो जाएगा नॉर्मल, जैसा आपको चाहिए, मतलब वैसा नॉर्मल इन सेंस ये नहीं कि वो अभी अब नॉर्मल है। लेकिन कई बच्चे, उनका छुटपन नहीं जाता, थोड़ा बड़े होने तक जाता है। इट्स ओके, लेट हिम एंजॉय, ठीक है। बाकी राइटिंग स्पीड पे मुझे लगता है आपको काम करना होएगा, इसलिए वो नहीं उतार के लाता हो। क्योंकि कोई बच्चा ऐसे नहीं कि बस यूँ ही नहीं उतार के लाया, कई बार उनकी राइटिंग स्पीड इतनी स्लो होती है कि उनके लिए लिखना इरिटेटिंग होता है। और वहाँ पे कोई पर्टिकुलर उन्हें टोक रहा नहीं, तो वो छोड़ देते हैं लापरवाही में काम। ऐसे में मेन टास्क ये है कि हम उसको काम को पहले तो पूरा करें, याद कायम में से करेगा, और दूसरी चीज़ साल भर उस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो एग्ज़ाम में भी छोड़ के आ जाएगा फिर। तो उसको घर पे राइटिंग करवाओ अपने सामने बैठा के। नेक्स्ट, सही में दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू। आई विश कि अगर भी आपसे मिलना हो फेस टू फेस, मज़ा ही आएगा, फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट, हाय मैम, आपसे मिलने के बाद ज़िंदगी का खालीपन भर गया। आपके रूप में एक अच्छा दोस्त मिला। मैंने छठ पूजा अच्छे से की, जबकि घर में मरम्मती का काम भी चल रहा था। मैं अब हर काम बिना किसी के सपोर्ट के कर रही हूँ। अब मैं अकेले खुश हूँ अपने साथ। थैंक यू सो मच। यही तो बात है सारी, यही बढ़िया लगता सुनना। नेक्स्ट, मैम नमस्ते, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मेरा कमेंट थोड़ा बड़ा हो सकता है, प्लीज़ स्किप मत करना। मेरे ससुर की नीयत ख़राब है। मैंने अपने घर वालों को बोला था, सास से भी बोला था, सास ने ससुर को डांटा भी था, पर वो नहीं माने। फिर एक दिन उन्होंने मेरे मिस्टर से कहा कि ये तो मेरे साथ सोई थी, और उल्टा सीधा बोला मेरे बारे में मिस्टर ने मुझसे पूछा कि क्या ये सब हुआ था। मैंने मना कर दिया। सास ने भी यही कहा कि ससुर झूठ बोल रहे हैं। मैम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मेरी शादी को 10 साल हो गए, 4 बच्चे हैं, पर सबको मुझ पर भरोसा है। प्लीज़ बताओ, मैं बहुत दुखी हूँ। देखो, अगर सबसे पहली बात तो आपके मिस्टर ने आपसे पूछा क्यों, लेकिन ठीक है, अच्छी बात यह है कि आपकी सास कहीं ना कहीं सीधी सा दिमाग से चल रही है, ठीक है। ऐसे घर से जितना हो सके दूर रहना सही। अब अगर आप अलग नहीं रह सकते उनसे, तो कम से कम यह है कि भाई ससुर से बिल्कुल कट ऑफ करो। इवन उनको खाना पानी चाय भी जो देना है बना के दो। सास को आवाज़ लगाओ, उनके हाथ से ही दिलवाओ, पति के हाथ से दिलवाओ। आप बिल्कुल टच ख़त्म कर दो उनसे, मुंह भाषा का भी, कि भैया जो आदमी इस लायक नहीं है और इतना बुरा बोल सकता है, झूठा सच्चा, ऐसे आदमी से दूर रहना ही सही। इस चक्कर में मत पड़ो कोई क्या कहेगा, क्योंकि कोई क्या कहेगा वो खुद ही इतना कुछ कह दे रहा है। तो दूरी बनाओ उनसे एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट, मैम मेरी ननद छोटी है, मुझे बहुत ही टॉक्सिक बात कहती है। जैसे कि उनको ससुराल वालों से लाना था तो कह रही थी कि भैया लेने नहीं आ रहे, क्या गरीब हैं। उसकी सासू माँ ने कहा अपने से आ जाओ, तो बोली क्या क्या लोग गरीब हो गए हैं, नहीं लेने आ रहे हैं, ले भी आओ और पहुँचाओ भी। अपने पैसा खर्च नहीं करना चाहती है। मैं कहाँ रहती हैं, मतलब उनको ससुराल से लाना था, कह रही थी कि भैया लेने नहीं आ रहे, क्या गरीब हैं। उसकी सासू माँ ने कहा अपने से जाओ,
तो बोले कि क्या लोग गरीब हो गए हैं, लेने भी नहीं जा रहे और पहुंचाए भी। मतलब आपको बुरा भला बोल रही है या सभी को, उसकी ज़बान ही कड़वी है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तो ऐसे को ना, ये है कि 10 में से रेशो बना लो, 5-6 बार भौंक लेने दो, लेकिन 2-4 बार उसको कड़ा जवाब दे दो। तो ऐसा आदमी थोड़ा सा लिमिट में रहता है। फिर हमेशा बोलने जाओगे तो एक आदमी है कि जब मुँह खोल रहा है जब बकवासी कर रहा है, तो कहाँ तक उसके साथ सिर मारोगे। लेकिन बिल्कुल नहीं बोलोगे पलट के, कभी भी उसे जवाब कहीं से भी नहीं मिलेगा, तो फिर वो बिल्कुल ही बावल हो जाता है। तो उसका मेरे हिसाब से तो रेशो मैं बना लेती हूँ कि भाई कभी छोड़ दिया, कभी लपेट दिया बढ़िया करके, तो थोड़ा सा बैलेंस सा रहता मामला। नेक्स्ट, दी मेरे हस्बैंड को कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, मैं भी वर्किंग हूँ, बच्चे को संभालने के लिए नैनी है, दिन में थोड़े दिन के लिए कोई नहीं आना चाह रहा, ससुराल में थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं चल रही, मायके में मेरी मम्मी फ्री हैं पर उनका मन नहीं है, बार बार कह रही हैं अपने ससुराल से बुला लो किसी को, जबकि उनको पता है कि अभी वो लोग नहीं आ सकते। तो भाई एक तो या तो इसमें ऑप्शन हो सकता है कि कुछ करके फिर आप छुट्टी लो बच्चे के लिए, चाहे पैसे कटें या जो भी हो, जो ज़्यादा ज़रूरी है फिर वो करना होता है। अगर कोई नहीं रख रहा या नहीं हो पा रहा, नैनी के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते, या फिर पड़ोस में कोई ऐसा विश्वास पात्र हो जो उतने घंटे के लिए थोड़ा रह ले, या नैनी आपके बच्चे को लेके उसके घर पे रह ले, तो एक सेकंड वो चाहिए ना थोड़ा सा कि जो देखने वाला हो, और कोई नहीं मिलता तो फिर मैं तो यही कहूँगी कुछ दिन की बात है तो छुट्टी ले लो, आप रुक जाओ घर पे। नेक्स्ट, मैम मेरे 1.5 साल का बेबी है और मेरी वे वर्क फ्रॉम होम जॉब है और मेरे इन लॉज गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं, तो सिटी में आ गए हैं बेबी को संभालने के लिए। अब जेठ जेठानी सेट नहीं है तो उन्हें भी ले आए हैं। 3 BHK है, न्यूली बिल्ट, उसका तीसरा बेडरूम बेबी के लिए रखा था, वो दोनों रह रहे हैं उसमें। 6 महीने से अलमारी भी ले रखी है उन्होंने, दोनों पढ़ रहे हैं और जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हस्बैंड से बोलती हूँ तो लड़ते हैं। MIL से बोला तो बोली हमने भी घर में कुछ पैसे दिए, उनको ज़रूरत है तो उनकी हेल्प कर दो। मैंने कहा कर तो दी 6 महीने। फिर जेठ बोला मेरी तो ये सलाह है कि अगर इस शहर में रहूँगा तो भाई के यहाँ ही, मुझे इतने लोगों में प्रॉब्लम होती है कि कोई पर्सनल स्पेस नहीं। अब 1-2 महीने और बोला है, हबी को उससे ज़्यादा नहीं रह लाऊंगी, बट वो चुप था, कहता जब तक जेठ की जॉब नहीं लगेगी तब तक उसे रहला लो। मैं क्या करूं मैम, सारे MIL के मुझे ही मिलके मुझे ही विलन बनाते हैं। पति के आगे की से घमंड है अपनी जॉब का और घर का, हमारी हेल्प नहीं करती, इतने दिन रह लिए फिर भी काम लगता है, कम लगता है, क्या करूं मैम। MIL को बोला उन्हें भेज दो तो बोलती हैं हम दोनों भी जा रहे हैं, फिर तू बेटा खुद से संभालियो। मैंने कहा ठीक है, तो अभी फिर गुस्सा हो गया कि तू ना शुक्री है और मेरे पापा को बुलाकर ड्रामा किया। ऐसे कलेश के बाद मैंने कहा रह लो 2-3 महीने, बट कब तक करूं ऐसा। देखो अभी आपके हस्बैंड को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि परमानेंट नहीं है ये चीज़, तो मेरे ख्याल से तो देख लो अभी और 1-2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, क्योंकि परिवार टूट जाएगा। थोड़ा सा सब्र रख लो इस टाइम पे, अगर रख सको तो, है ना। बाकी अगर जॉब रहेगी, अब ये कह रहा है ना कि भाई लग गई जॉब तो भी मैं ही रहूँगा, तब आप पढ़ सकते हो कि भाई जॉब लग गई अब प्रिवेसी चाहिए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनका मामला कमज़ोर है और बीइंग अ फैमिली बनता है आप लोगों का करना। थोड़ा कर दो जितना हो सके, लगे कि सांस ही नहीं आ रही तो फिर तो आपने स्टैंड ले ही रखा कि बदले में वही होगा कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा, फिर उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, लेकिन है ना। तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से वो नहीं हो कि आप बिल्कुल फ्लॉलेस हो कि आपका कोई गलती ही नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बनता है करना, वो कर लेना चाहिए। अभी 6 महीने हो गए हैं तो, लेकिन 6 महीने में नहीं हुआ उनका काम, और 2-3 महीने देख लो, है ना। थोड़ा सा कर लो, समय की बात है, बस पड़ गई ऐसी सिचुएशन, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं जब भी अपनी सास के पास बैठती हूँ कभी कभी ऐसा काम पड़ जाता है कि एक दिन हम दोनों मिलकर के, कोई मेहमान आ गया था, आलू की सब्ज़ी बना रहे थे तो मैं उनके साथ आलू छिलवा रही थी, मुझे कमेंट करने लगी मेरे ससुर के पास तो इतने आदमी आते थे, मैं तो इतना काम करती थी। वैसे तो मुझे पता है वह झूठ बोल रही थी, वह ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, वह शुरू से सेपरेट रही है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जो जेठानी है वो गवर्नमेंट स्कूल में PTI टीचर है, मुझे आपसे ये पूछना था क्या उन्होंने टेट क्लियर किया होगा जब स्कूल जाती हैं, कि जब उन्होंने जॉब ऑफ़र हुई थी उन्हें, दीदी जब स्कूल जाती हैं तो वह घर का कुछ भी काम करके नहीं जाती और आकर भी बस
हो एक टाइम के बर्तन ही क्लीन करते हैं, क्योंकि मेरी एक बड़ी जेठानी उसका सपोर्ट करती हैं। एक दिन मेरे से एक काम महीने नहीं किया तो वह मुझे स्कूल आकर सुनाने लगी, हमने ना तेरी तरह अपना काम किया ना, मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद का दीदी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे मन तो कर रहा था इससे ये कह दूं कि तुम खुद तो कुछ करती नहीं हो, चुपचाप मुंह उठाकर चल देती हो और मुझे यहाँ सुना रही हो। पर मेरे घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। मुझे क्या जवाब देना चाहिए था? जो मन में रह गया तुम्हारे वही जवाब देना चाहिए था। और रही बात है कि घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, ना करे सपोर्ट, हम अकेले ही काफ़ी हैं। अगर हम बात सही कह रहे हैं तो हमें क्यों ज़रूरत है सपोर्ट की? 4 लोग मिलकर गलत बात को कहेंगे तो वो सही थोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट, दीदी आप बोलते हो कि जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है, पर मैं तो जो सोचती हूँ हमेशा उसका उल्टा होता है। आप अंदर अंदर उल्टा ही सोचते होंगे। हम अपने आप को भी सही से समझ नहीं पाते, लेकिन एक्चुअली जो हमें चाहिए होता है, जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम ढूंढ रहे होते हैं ना, हमें वही मिलता है। अच्छा हाँ, इनका पिछला क्वेश्चन रही है कि क्या उन्होंने टेट पास किया होगा। अब पीटीआई टीचर हैं, पीटी वाले पता नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब ये प्राइमरी टीचर में अगर आते होंगे तो देखो, जो बेसिक में या इवन प्राइवेट में भी अगर प्राइमरी टीचर हैं तो उनके लिए टेट अनिवार्य है। 2010 वाले जो उसके बाद है उन्होंने तो करके ही वो नौकरी ली है, लेकिन उनसे पहले वालों के लिए भी अब अनिवार्य है। नेक्स्ट, हेलो दी, यू आर माई फेवरेट। बात यह है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए। मेरी शादी में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सिल्वर की खंडौनी दी थी, छोटी सी, बट मुझे उसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। वो मम्मी ने मुझे उस टाइम नहीं दी, मुझे लगा बाद में कोई भी काम पड़ेगा उसमें दे देंगी, बट अभी तक तो नहीं दी। मेरी मम्मी से बात की मैंने, तो कोई ना नेक्स्ट काम कोई पड़े तो आप मुझे वो दे देना, मेरा मन है। या वो मेरे फ्रेंड ने दी है, मुझे तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि वो तो हमारी है, और उसके कोई काम पड़ेगा तो लौटाना तो मुझे पड़ेगा ना, और वो तो मेरे तेरी होने वाली भाभी को दूंगी। ऐसे ही एक बार हम घर में बेड खोल के बैठे थे तो मेरी बहन ने एक साड़ी दिखाई कि देख ये साड़ी ली थी, अभी 900 रुपये की है, और एक बात बताऊं, वैसे तो ये हमने तेरे लिए ली थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा कि मुझे देना है मत देना, बट मेरी मम्मी बीच में ही आती है और कहती हैं कि रख दे इसे अंदर, ये तो मैंने बहू के लिए ली है। तो ऐसे 2-3 बार मम्मी ने मेरे साथ किया, तो दीदी उससे मेरी मम्मी मेरे दिल से उतर रही है, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर ये देखो तो आपकी मम्मी इस टाइम दिमाग से चल रही है भैया बहू के साथ उन्हें बुढ़ापा बिताना है, वो अपने बहू के लिए अब सोच संजो रही हैं। लड़की को उन्होंने जो देना था दे दिया, बाकी जो ज्वेलरी पीस था वो ये कर सकते हो कि मम्मी इसके पैसे ले लो, इतने वजन के और दे दो, लेकिन ये मेरे दोस्त ने दिया था, डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे दे दो। आप ये कर सकती थी उसके लिए, ठीक है। बाकी होता है, अब अपनी बहू के लिए थोड़ा पृष्ठभूमि तैयार कर रही हैं अपने मन में भी और घर में भी, उनके बुढ़ापे को देखो तो सही कर रही हैं। अब आप अपनी नई रास्ते में रच बस जाओ, इधर से क्या मान के चलो कि आपकी अहमियत अब ख़त्म होने लगी। नेक्स्ट दी, शायद आप मेरी बात समझी नहीं। बिजनेस तो ठीक है, समझ आता है, बट सामने वाले को यूज़ करके फिर उससे बात बंद कर दो, ये कहाँ सही है? जब अपना काम हो जाए, सामने वाले को ज़रूरत हो तब मना कर दो। मेरी कलीग ऐसी ही है, मैंने उसकी हमेशा हेल्प की, मैं उसका काम किया, उसका अच्छा ही सोचा, बट वो बहुत मतलबी है, समझ आ गया। जब मैं खुद से बात करूं तो बात कर लेगी, लेकिन जब मैं बात नहीं करती तो वो भी नहीं करती। मैंने उसका साथ धूप में बाहर जाने से मना कर दिया, तब से ऐसे ही मुंह बना रही है, ना बात कर रही है, मैं भी नहीं कर रही, बट मुझे हर्ट होता है। सिर्फ यही नहीं, मैंने और भी लोगों को देखा, वो भी ऐसे ही बिहेव करते हैं मेरे साथ। क्या मेरी पर्सनैलिटी में कोई कमी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये होता है कई बार हमें एक जैसे ही लोग मिल रहे होते हैं लगातार, और ये सरप्राइजिंगली होता है। लेकिन उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बताते हैं ना कि हम ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। प्यार में धोखा, दोस्ती में धोखा, ख़राब बॉस, ये सब चीज़ें ना हम ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कई बार हम अपनी अगर वाइब्स चेंज करें कि मेरे को जो लोग मिलेंगे वो बिल्कुल अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, वो लॉयल हैं, अगर हम ये मान के अपने मन में धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करें, तो वो कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो लोग बदलने मतलब जो मिल रहे हैं ना वो बदले हुए मिलेंगे फिर। तो ये होता है, आप देखोगे कई लोग होते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा दोस्ती में जो वो है, एक होते हैं ना टर्म्स, खून के रिश्ते नहीं लेकिन वैसे टर्म्स,
कि मैं जहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट करूँगी ना कि यहाँ से मुझे जितना मैं सोच रही हूँ उतना मुझे मिलेगा, कभी नहीं मिलता। हर रिश्ते में, हर दोस्ती में, नाते रिश्तेदारों में, खून के रिश्तों में, सब जगह यही होता है, और स्पेशली दोस्ती में धोखा ही मिलता है। तो अब मेरे से कोई पूछे दोस्ती तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया सबसे बकवास रिश्ता है, फालतू रिश्ता है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। टाइम पास करो कि आप बोर ना हो, इतनी फ्रेंडशिप रखो, बाकी दोस्ती कुछ नहीं होती, सबसे बकवास रिश्ता। अब मेरी मान्यता ये हो गई क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस ऐसे रहे। लेकिन कुछ लोगों के दोस्त ऐसे रहे होंगे जो बहुत लंबे टाइम तक उनका परिवार से ज़्यादा साथ दिया होगा, वो कहते होंगे परिवार कुछ नहीं है भाई, दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो आपकी गलती नहीं है उसमें कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बस आपको लोग सेम पैटर्न के मिलते जा रहे हैं, तो आप उनको डील करने का तरीका बदल लो, उनसे एक्सपेक्टेशन ना रखो। या फिर ये कि जो आपने धूप में बाहर जाने से मना कर दिया उसका मुंह बन गया तो बना ले फिर। अब मैं तेरा मुंह बना हुआ बिगाड़ने थोड़ी जाऊंगी। तू नहीं बात कर रही, कोई और बात करेगा, दूसरा करेगा, वो नहीं करेगा, कोई तीसरा बात करेगा। इतनी बड़ी दुनिया में लोगों की कमी थोड़ी है बात करने के लिए। मैं तो अब इसी पैटर्न पे चलती हूँ। अगर मेरे हिसाब से कोई चीज़ गलत नहीं है और मैंने वो कर दी, सामने वाले को पतंगे लग गए उस चीज़ से, तो लगा ले भाई पतंगे, मत बात कर मुझसे, कभी मत बात कर। तेरे बात ना करने से दुनिया के बाकी के लोग थोड़ी गूंगे हो जाएंगे, मैं उनसे बात कर लूँगी। तो चिल रहता है दिमाग, फिर प्रेशर में नहीं आते कि अरे हमने ये नहीं किया तो ये बात करना बंद कर देगा। कर दे, अगर हमारे हिसाब से हम ठीक जा रहे हैं तो सामने वाला बात करे नहीं करे, अब ये उसकी चॉइस है। हम हर तरीके से खुश हैं, ऐसे ही बन जाओ बस। नेक्स्ट, मेरे बहन की शादी को 1 साल हुआ है, अभी अभी 15 दिन की उसकी बेटी हुई है। हस्बैंड उसको बोलते हैं मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या काम करने के लिए। सास कोई काम नहीं करती, जेठानी घर का काम करती है, वह सबसे ऊपर तीसरी मंजिल में रहती है, खाना पीना बर्तन सबसे नीचे होता है। उसके हस्बैंड को बात बात में बहुत गुस्सा आता है, बात बात में लड़ते हैं। क्या करें दी, प्लीज़ बताएं। हस्बैंड से तो इस टाइम पे भैया अभी ना ही बात करें अगर ऐसे औंधी बुद्धि के हस्बैंड है, क्योंकि 15 दिन की उसकी लड़की है, अभी उसका जापा चल रहा है। फ़िलहाल तो जो भी कोई उसे दे दे, हरीरा वगैरह बना के उसकी केयर कर ले, चुपचाप अपना टाइम निकाले, शरीर में अपने जान डाले, 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है। इस टाइम पे किसी के फालतू पचड़ों में पड़े ना, जो जितना कर दे हाथ जोड़ के जी धन्यवाद आपका, खुद भी करना पड़े तो अपना पूरा ध्यान रखते हुए करे। और फालतू किसी की लकड़ी लेना कि मैं इसका भी बना दूँ, उसका भी बना दूँ, ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, है ना। लेकिन अभी कोशिश यही करे कि आराम करे, अपने शरीर का रिकवरी होने दे, और जो खाने पीने को मिल रहा है वो दबा के खाए, अच्छे से अपना ध्यान रखे, उसके बाद देखे अब बाकी चीज़ों को। जो गुस्से हैं, ये है वो है, बस आंखें मूंद ले उधर की तरफ से भी बिल्कुल। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे पेरेंट्स जल्दी शादी कर देना चाहते हैं, मेरी एज 25 होने वाली है, पर उन्होंने जो लड़का ढूंढा है बाकी सब ठीक है। मुझसे जो प्रॉब्लम लगी वो मुझसे 6 साल बड़ा है और वो क्लियर है कि वो जॉब नहीं कराना चाहता, जबकि मुझे जॉब करना ही है। पर पेरेंट्स का कहना है कि लड़के का जॉब है तो तुम नहीं भी करोगी तो क्या हो जाएगा, फिर क्या पता ऐसा लड़का आए ही ना, और क्या पता बाद में मान जाए शादी के बाद जॉब कराने के लिए, तो उससे मिल लो, उनका कहना है। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शादी कर लेना इस भरोसे पर एक दिन मान जाएगा, यह मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है। अगर वो अच्छा इंसान नहीं हुआ तो क्या करूँगी मैं, यही ओवरथिंक किए जा रही हूँ। एक बार देखो मिल लो, ठीक है, क्योंकि देखो जुआ है, आपको नहीं पता, हो सकता है मान भी जाए, लेकिन अगर एक आदमी सामने से स्टैंड ले के क्लियर है कि भाई मुझे अपनी वाइफ से जॉब नहीं करानी, फिर तो आप रिस्क गलत ही ले रहे हो। लेकिन अपने माँ बाप की मान के मिल लो, आके मना कर दो कि भैया मुझे नहीं करनी। वो कन्फर्म है कि उसे जॉब नहीं करानी और मैं कन्फर्म हूँ कि मुझे जॉब करनी है। मैं थोड़े कम पैसे वाले के साथ काम चला लूँगी, लेकिन मुझे जॉब करनी है। तो आपकी प्रायोरिटी अगर सेट है कि मुझे जॉब करनी ही है, तो फिर इस चीज़ को लेके आप मना कर सकते हो आराम से। ऑब्वियसली थोड़ा मना करोगे तो चिल्लपन होगी घर में, लेकिन पूरी ज़िंदगी रोने झिझकने, या जो शुरू में कमेंट आए थे कि भाई सब कुछ है लेकिन फिर भी अकेलापन, खालीपन, इरिटेशन होती है कि वेस्ट हो गया, तो वो चीज़ आपके साथ भी आएगी आगे, है ना। तो ऐसी जगह ही करो शादी जहाँ पर लड़का जॉब कराने के लिए तैयार हो। और ऐसा नहीं है, सबके लिए कोई ना कोई बनाया है, आपके लिए भी कोई होगा। नेक्स्ट, दी मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं, लव मैरिज है हमारी, बहुत
शादी के बाद हस्बैंड ने कभी बात करते हैं ना कोई केयर, उल्टा कभी कभी गाली गलौज करते हैं। बहुत बार मैं रूठ जाती थी पर खुद मान जाती थी, बट अब अति हो चुकी। अब मैंने भी उनसे बोलना बंद कर दिया है। अलग रूम में सोने लगी हूँ, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। क्या मैं सही कर रही हूँ? अलग रूम में मत सो उसी रूम में बस, बाकी तक ठीक है। नहीं मन कर रहा, वो भी नहीं बात कर रहे, रूठ के भी खुद ही बैठे हैं। अब हमें खुद ही रूठना, खुद ही मनाना, तो हम अपने हिसाब से मन जाएंगे जब हमारा मन करेगा। लेकिन दूसरे कमरे में सोना, ये वो थोड़ा सा मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सो उसी कमरे में, बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी मॉम नहीं है, मेरा भाई और पापा हैं मायके में। भाई ग्रेजुएट है, कोचिंग ली है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, मगर मम्मी के जाने के बाद आ गया घर और कुछ नहीं करता। 8 महीने हो गए मम्मी को गए, पापा की शॉप में हेल्प भी कम करता है, अपना पढ़ाई और जॉब का भी कुछ नहीं सोचता। एज भी हो रही है 28। कैसे उसे रियलाइज़ कराएं कि जॉब करे और पापा को मेंटली फ्री करे, पापा को काम से कुछ रेस्ट मिले, बताएं प्लीज़। पापा भी मम्मी के बाद कुछ खास नहीं बोलते। भाई अकेले काम कर कर के थक जाए भले ही, लेकिन भाई को नहीं दिखता अपने मन से जितनी हेल्प कर दे, कहने पर तो बिल्कुल नहीं सुनता। आपके पिताजी ने आपकी जो अपनी कहना चाहिए जो किस्मत है उसके साथ समझौता कर लिया। उनको ये लग रहा है भाई जब तक हम हैं करे रहे हैं, जब तक इसको अपने आप समझ में आएगी आ जाएगा, बाकी जो हमसे बन पड़ेगा हम कर जाएंगे, है ना। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप उस लड़के को बोलो और वो सुनने लगे। उसकी लाइफ में कोई लड़की आएगी, शायद वो उसके प्यार में पड़ के अपने आप को बदलेगा, या फिर जिस दिन माँ बाप दोनों नहीं रहेंगे, ज़िंदगी के थपेड़े लगेंगे, किसी दिन उसको सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ जाएगी जब वो नींद से जागेगा। 2 कंडीशन है, लेकिन ऐसी दोनों ही कंडीशन हार्श मैं तो कहूँ किसी की लाइफ में ना आए, और आपके पापा भी यही चाहते होंगे। तो वो वही है कि जितना उनसे बन पड़ रहा है वो उसके कर दे रहे हैं, इसी भरोसे पे कि किस दिन उसको अकल आएगी। तो आप भी बस यही कर सकते हो कि भाई उनको कह सकते हो, कहते रहो अपने भाई को कि कल को पापा को थोड़ा आराम मिलेगा, रेस्ट भी कर सकते हैं, तू कमाने लगे तो वो जॉब ना भी करें, शॉप पे ना भी बैठें, है ना। या तेरी शादी कल को होएगी तो पत्नी को क्या कहेगा कि तू पापा की कमाई पे पल रहा है या कुछ और। उसको शादी का एक वो दिखाओ कि भाई तेरी शादी भी करनी है तो कुछ कमा, तभी तो तेरी शादी होएगी। तो क्या पता कौन सी बात उसको हिट कर जाए, है ना। क्योंकि क्यों छोड़ के आया, क्यों वेला पड़ा है। 28 साल का कोई बच्चा तो होता नहीं, उसको भी पता है कि मेरी लाइफ किस दिशा में जा रही है, या मैं कुछ नहीं कर रहा तो क्या है। वो किसी भरोसे पे ही तो खाली बैठा होगा ना, तो वो ही है, उसके भी दिमाग में कुछ प्लान होगा। तो अब आप उसकी शादी का एक वो लगा दो कि भाई तेरी शादी भी तो करनी है, तो कुछ कर ले तो करें तेरी शादी। क्या पता तो वो ये सोच के लाइन पे आ जाए और पकड़ ले कोई जॉब वगैरह। तो ये थे एपिसोड 192 के सारे क्वेश्चंस के जवाब। अपनी जान में मैंने एक भी नहीं छोड़ा, फिर भी कोई छूट गया हो, पता नहीं कैसे छूटते हैं, ऊपर नीचे शफल होते हैं, ये क्या हो गया, लेकिन सब दे दिए मैंने। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।